मैंने जानबूझकर कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में टॉप किया ताकि मैं अपनी सो कॉल्ड चाइल्डहुड स्वीटहार्ट सेरेना विल्स से जितना हो सके दूर जा सकूं। जैसे ही मैं एग्जाम रूम से बाहर निकला, उसके दोस्तों के एंटोराज ने मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ मुझे कोने में घेर लिया। हमारी क्वीन बी सेरेना ने कहा कि उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं गया है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम आज दोपहर अपनी आंसर शीट खाली छोड़ दो, वरना उसके साथ घूमने के बारे में सोचना भी मत। सेरेना के चेहरे पर मेरे लिए नफरत देखकर मैं एक आज्ञाकारी बेवकूफ की तरह मुस्कुराया और सिर हिला दिया। मुड़ते ही मैंने अपने फैमिली बटलर को फोन किया और उसे आदेश दिया कि सेरेना की फैमिली की सारी फाइनेंशियल सपोर्ट तुरंत बंद कर दे और जो ब्लैक कार्ड मैंने उसे दिया था उसे कैंसिल कर दे। इसका नतीजा, स्कूल की गोल्डन गर्ल को खाकर भागने के चक्कर में पुलिस स्टेशन ले जाने की नौबत आ गई। उसने मुझे 99 बार कॉल किया। वो बहुत परेशान और गुस्से में थी। मैं ठंडी मुस्कान के साथ उसके हर कॉल को रिजेक्ट करता रहा। उसे अभी भी लगता था कि मैं वही पुराना बेचारा कुत्ता हूँ जो उसकी एड़ियों को चाटता है। अपनी पास्ट लाइफ में मैं देश के सबसे अमीर परिवार का वारिस था, फिर भी मैं अपने शोफर की बेटी के पीछे एक पागल आशिक की तरह घुटनों के बल चलता रहा। उसका अंत तब हुआ जब मेरी पूरी दुनिया राख में मिल गई। जब मैंने अपनी आंखें दोबारा खोली तो मेरा पुनर्जन्म हाई स्कूल के जूनियर ईयर में हो चुका था। बेरहम सेरेना विल्स मेरे सामने खड़ी थी। उसका चेहरा घमंड से उठा हुआ था। उसने अपना मुंह खोलकर कहा, नेथन, ब्रैंडन के पेट में दर्द है, जाओ उसके लिए कुछ एंटासिड्स ले आओ और कैफेटेरिया से उसका लंच पकड़ लाओ। ब्रैंडन हेस अपने डेस्क पर झुका हुआ था और उसके आसपास चाहने वालों की भीड़ ऐसे थी जैसे ग्रहों की भीड़ सूरज के चारों ओर होती है। सेरेना ब्रैंडन की गर्लफ्रेंड थी। सबकी नजरों में वे एक दूसरे के लिए बने एक परफेक्ट कपल थे और मैं बस एक बेचारा सा कुत्ता था जो सेरेना के पीछे पीछे चलता था। हर दिन क्लास में मैं ऊँगता रहता और फिर हर ब्रेक में उसके लिए खाना और ड्रिंक्स लाता। यह एहसास होते ही कि मेरा सच में पुनर्जन्म हुआ है और सेरेना के उस हक जताने वाले चेहरे को देखकर मैं इस सब की बेवकूफी पर सिर्फ हंस सकता था। आखिर उसके पास ऐसा क्या था जिसकी कोई कीमत हो? मुझे वहां खड़ा देखकर सेरेना चिढ़कर चिल्लाई, किस बात का इंतजार कर रहे हो, जाओ। वो ब्रैंडन की तरफ चली गई। ब्रैंडन ने असहज महसूस करते हुए कहा, नेथन से ये सब करवाना ठीक नहीं लग रहा, मैं खुद चला जाऊंगा। सेरेना ने उसे रोक लिया। तुम इसकी फिक्र क्यों कर रहे हो? नेथन को ये काम करना पसंद है। अगर मैं उसे न करने दूं तो वो बुरा मान जाएगा, है ना नेथन? मैंने अपने होंठ सिकोड़े कुछ नहीं कहा और सीधे कैफेटेरिया की ओर चल दिया। इस बार मैंने लाइन में लगकर 2 लोगों का खाना खरीदा। पास ही एक क्लासमेट ने मुझे देखा और ताना मारा, क्वीन बी के लिए फिर से लंच लेने आए हो? बुरा हुआ कि उसे ब्रैंडन हेस पसंद है, न कि तुम्हारे जैसा कोई मामूली लड़का। मुझे समझ नहीं आया तो मैंने पूछा, मैं कैसा मामूली लड़का हूँ? उसने मुझे हिकारत से देखा। क्या तुम उस नौकर के बच्चे नहीं हो? तुम्हें हर दिन हैरिस के साथ स्कूल आने का मौका मिलता है और अब तुम इतने वहम में हो कि तुम्हें लगता है तुम उससे शादी कर लोगे। जाग जाओ, तुम्हारे जैसा बेवकूफ और बेकार इंसान उसके परिवार का नौकर बनकर ही रह पाएगा। मैं हंसा, एक कड़वी और गुस्से वाली हंसी। सेरेना ने तुम सबको बताया कि मैं नौकर का बच्चा हूँ। उस वक्त क्योंकि मैं उसके लिए पागल था, मैंने खास तौर पर इंतजाम किया था कि वो हर दिन मेरी कार में आए। लेकिन अब सबकी नजरों में सेरेना हैरिस बन गई थी और मैं नौकर का बेटा। मेरा रिएक्शन देखकर उसने अपनी आंखें घुमाई। अब तुम और हो ही क्या? जल्दी करो और अपनी मिस्ट्रेस के लिए लंच लेकर जाओ। घंटी बजी, जो पीरियड खत्म होने का इशारा था। सेरेना कैफेटेरिया से बाहर निकली लेकिन मैं कहीं नहीं था। मैं कहीं नहीं मिला। मैं क्लास में वापस नहीं गया। मैं फूलों की क्यारी के पास बैठ गया और मैंने दोनों मील्स खुद ही खा लिए। मुझे तो याद भी नहीं था कि मैंने आखिरी बार कब ढंग का खाना खाया था। बिना पैसों के मैं कुछ भी डिसेंट खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकता था। हर बार मैं मार्केट के बंद होने का इंतजार करता था ताकि लोगों की फेंकी हुई सब्जियां उठा सकूं। मीट, वो तो मेरे सपनों में भी नहीं था। जब तक मैं क्लास में पहुंचा, घंटी पहले ही बज चुकी थी। सेरेना ने गुस्से में पूछा, तुम कहाँ थे? दवाई कहाँ है? मैंने उसे ठंडी नजरों से देखा। कैसी दवाई? मैंने तुम्हें ब्रैंडन के लिए एंटासिड्स खरीदने को कहा था। मैंने कहा था कि उसके पेट में दर्द है। क्या तुम बहरे हो? तुम इतना छोटा सा काम भी नहीं संभाल सकते। मैंने ब्रैंडन पर नजर डाली जिसका चेहरा पीला पड़ा था। मेरा ब्रैंडन के साथ क्या रिलेशनशिप है कि मैं उसके लिए दवाई खरीदूं? ब्रैंडन की फैमिली बहुत साधारण थी, लेकिन जब से उसने सेरेना को डेट करना शुरू किया, वो उसे किसी राजा की तरह ट्रीट करती थी। हर बार जब मेरे पास कोई अच्छी चीज होती, सेरेना उसे ले लेती और ब्रैंडन को दे देती। यहाँ तक कि ब्रैंडन की कलाई पर अभी जो वॉच है वो भी मेरी थी। इन दोनों ने मेरा कार्ड इस्तेमाल किया, मेरे पैसे खर्च किए, मेरी हर चीज का मजा लिया, फिर भी मुझ पर किसी नौकर की तरह हुक्म चलाते थे। सेरेना चिढ़ गई। ठीक है ठीक है ठीक है नेथन, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो बाद में मुझे दोष मत देना अगर मैं तुम्हें इग्नोर करूं, और बाद में मेरी माफी मांगने की हिम्मत भी मत करना। मैं सीधे सेरेना को घूरता रहा। मुझे उसकी बातें बिल्कुल मजाक लगी। मुझे उसकी माफी की क्या जरूरत थी? मैंने आखिर गलत क्या किया था? मुझे सच में सेरेना को पलटकर जवाब देते देख सब लोग देखने के लिए मुड़े। क्या हो रहा है? क्या नेथन इस पालतू कुत्ते का दिमाग खराब हो गया है? सेरेना एक पल के लिए ठिठक गई। उसे याद आया कि कैसे मैं पहले उसके पीछे गिड़गिड़ाते हुए आता था। फिर उसने अपने उसी पुराने कॉन्फिडेंस के साथ मुझे चेतावनी दी, अगर तुम में हिम्मत है तो आज दोपहर मेरे साथ घर मत जाना। मैंने सिर हिलाया। मेरे लिए ठीक है, जैसे कि मैंने साफ तौर पर सुन लिया हो कि सेरेना ने अभी क्या कहा था। मेरी डेस्कमेट एशले ने ये सब देखा और तुरंत बीच में कूद पड़ी। हे नेथन, तुम्हें क्या हो गया है? उसने बस तुमसे कुछ दवाई लाने को कहा था और तुम इतना भी नहीं कर सके? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि ब्रैंडन की हेल्थ ठीक नहीं है? मैंने उसे एक ठंडी नजर से देखा। अगर तुम्हें इतनी ही फिक्र है तो तुम खुद जाकर क्यों नहीं खरीद लेती? एशले ने बहस की। ये तुम्हारा काम है, मैं क्यों करूं? मैं ठंडी हंसी हंसा। ब्रैंडन और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मैं उसके लिए कुछ क्यों खरीदूं? एशले ने मेरी तरफ इशारा किया। तुम क्वीन सेरेना के घर के नौकर हो। क्वीन के बॉयफ्रेंड के लिए दवाई लाना तो कॉमन सेंस है ना? इससे मुझे कुछ याद आया। मैं सेरेना की तरफ मुड़ा और पूछा, सेरेना, क्या तुम सबको ये बताती फिर रही हो कि मैं तुम्हारे घर का नौकर हूँ? मेरी नजरों को खुद पर टिका हुआ महसूस कर सेरेना का कॉन्फिडेंस एक पल के लिए डगमगा गया। लोगों ने बस अंदाजा लगा लिया था। उसे हर दिन एक लग्जरी कार में पिक होते देखकर उसने कभी उनकी बात को सुधारा नहीं। वो सबको ये तो नहीं बता सकती थी कि उसके पिता बस एक शोफर थे और अब मैं वहाँ तमाशा कर रहा था। सेरेना आगे बढ़ी। ठीक है, मत खरीदो दवाई, मैं खुद ले आऊंगी। सेरेना को लगा कि मैं बस जल रहा हूँ क्योंकि मैं उसे पसंद करता था, इसलिए ब्रैंडन के लिए दवाई लाने से मना करना उसके लिए बिल्कुल जायज था। उसने फिर पूछा, क्या तुमने कम से कम खाना तो खरीदा? दवाई नहीं ली, ठीक है, लेकिन तुमने खाना तो ले लिया होगा, है ना? इसके अलावा उसने किसी दूसरे स्टूडेंट से सुना था कि उन्होंने मुझे अभी अभी 2 मील्स खरीदते देखा है। मैंने शांति से जवाब दिया,
खा लिया। दोनों सर्विंग्स। मेरे सामने वाले स्टूडेंट ने हंसते हुए कहा, क्या तुम सुअर हो? तुमने सच में दोनों खत्म कर दिए। वे सब सेरेना के साथ मिलकर मुझे नीचा दिखाने के आदी थे। पहले मुझे लगता था कि वे सेरेना के फ्रेंड्स हैं, इसलिए मैं उन्हें फेस देता था। अब मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत ज्यादा इंडल्जेंट रहा हूँ। मैं शांति से बोला, मैंने अपने खुद के पैसे खर्च किए हैं। 2 मील्स तो क्या, अगर मैं 20 भी खा जाऊं तो इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आसपास के क्लासमेट्स ने ये सुना और उनके चेहरे उतर गए। तुम्हारे खुद के पैसे? क्या तुम्हारे पैसे क्वीन की फैमिली से नहीं आते? मैंने सफाई देने की जहमत नहीं उठाई, लेकिन मेरे बगल में खड़ी सेरेना पहले से ही गुस्से में थी, खासकर इसलिए क्योंकि मैंने उसके लिए खाना नहीं खरीदा और उसे बिना लंच के रहना पड़ा। नेथन, ये तुमने खुद अपने लिए चुना है। मुझे उम्मीद है कि तुम अपना ये एटीट्यूड कुछ और दिनों तक बनाए रख सकोगे। इसके साथ ही वो खड़ी हुई अपना सामान उठाया और एशले से कहा, जो ब्रैंडन के बगल में बैठी थी, मैं तुम्हारे साथ अपनी सीट स्विच कर रही हूँ, जाओ उसके साथ बैठो। हर बार जब वो नाखुश होती थी वो मुझे इसी तरह सजा देती थी, क्योंकि उसके बगल में बैठना वो चीज थी जिसके लिए मैंने पहले मिन्नतें की थी, लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इस बार सेरेना सच में गुस्से में थी। उसे लग रहा था कि जब मैं माफी मांगने जाऊंगा तब वो मुझे असली सबक सिखाएगी। जब उस दोपहर स्कूल खत्म हुआ तो स्कूल के गेट पर मेबाक मुझे लेने आई। मैं बाहर निकला और सीधे कार की तरफ बढ़ा। अब तक पूरे स्कूल को पता चल चुका था कि मैंने सेरेना को ऑफेंड किया है और वे सब मुझे ह्यूमिलिएटेड होते देखने का इंतजार कर रहे थे, ये देखते हुए कि मैं कितनी बेशर्मी से गाड़ी में बैठता हूँ। वे इशारा करने और फुसफुसाने से खुद को नहीं रोक सके। क्या इसने क्वीन के लिए लंच खरीदने से भी मना नहीं कर दिया था? इसमें इतनी हिम्मत कैसे है कि उसकी कार में बैठ रहा है? नौकर का बेटा ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे ये जगह उसी की हो। क्वीन अभी तक यहाँ आई भी नहीं है और वो पहले ही अंदर जा रहा है। उनका सारा मजाक सुनकर भी मैंने उन्हें भाव नहीं दिया। मैं ड्राइवर की तरफ मुड़ा। चलो। ड्राइवर ने मेरी तरफ देखा, लेकिन मिस सेरेना अभी तक यहाँ नहीं आई है। थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं। ये देखकर कि ड्राइवर मेरे ऑर्डर्स नहीं मान रहा था और यहाँ तक कि सेरेना का पक्ष ले रहा था, मुझे ये काफी मजेदार लगा। मिस्टर वेल्स, मेरे पिता का सिर्फ एक ही बेटा है मैं, तो आखिर हमारे परिवार में मिस कब से आ गई? मिस्टर वेल्स चिंतित दिखे। क्या तुम्हारा सेरेना के साथ झगड़ा हुआ है? चिंता मत करो यंग मास्टर, घर पहुंचने पर मैं उसे डांटूंगा। बस गाड़ी चलाओ। मैं उसके साथ रास्ता शेयर नहीं करना चाहता और मैं उसे अब और कभी नहीं देखना चाहता। मिस्टर वेल्स इस पर हिचकिचाए। वो अच्छी तरह जानते थे कि मैं उनकी बेटी से कितना डरता था। हर बार जब सेरेना कुछ कहती, मेरी पलटकर बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। अगर वो मेरे ऑर्डर्स को इग्नोर भी कर देते तो कुछ नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा सेरेना मुझे थोड़ा डांट देती, यह सोचते हुए कि किसी दिन मुझे परिवार की सारी फॉर्च्यून विरासत में मिलेगी और वो सारा पैसा अंततः उनकी बेटी का होगा। ड्राइवर ने खुद को सिर्फ एक ड्राइवर समझना बंद कर दिया था और काफी समय से मेरे सामने हाई एंड माइटी बन रहा था। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी। तुम गाड़ी चलाने वाले हो या नहीं? सच तो ये था कि मेरे पिता उन्हें बहुत पहले फायर करना चाहते थे। ये सुनने के बाद कि वो चोरी छिपे जुआ खेल रहे थे, डैड को घर में ऐसे किसी इंसान का होना सेफ नहीं लग रहा था, लेकिन तब मेरा दिमाग खराब था और मैं उनका बचाव करता रहा। सिर्फ इसी वजह से सेरेना क्रेन हाउस होल्ड में रह सकी। किसने सोचा होगा? अब कुत्ता भी अपने मालिक की बात नहीं मानता। सेरेना को स्कूल के गेट पर देखकर मिस्टर वेल्स जल्दी से गाड़ी से बाहर निकले। सेरेना ब्रैंडन को सहारा दे रही थी और वे दोनों एक साथ गाड़ी की तरफ बढ़े। मिस्टर वेल्स ने उनके लिए दरवाजा खोला। सेरेना ब्रैंडन को गाड़ी में बिठाने में मदद करने वाली थी, क्योंकि मैं सेरेना के लिए पागल था और चाहता था कि वो मेरे साथ घर जाए, इसलिए ब्रैंडन हमेशा हमारे साथ कारपूल करता था। ड्राइवर को पहले ब्रैंडन को छोड़ना पड़ता था, फिर हमें घर ले जाना होता था। इतना ही नहीं, उसे हर सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले ब्रैंडन को पिकअप करने जाना पड़ता था। इससे पहले कि ब्रैंडन अंदर आ पाता, मैं बोल पड़ा, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम आज दोपहर मेरे साथ नहीं जा रही हो? तो फिर तुम मेरी कार में बैठने की कोशिश क्यों कर रही हो? ये सब देख रहे स्टूडेंट्स खुद को कोसने से नहीं रोक सके। नेथन को क्या लगता है कि वो क्या कर रहा है? ये साफ तौर पर क्वीन की गाड़ी है। उसे क्या लगता है कि वो कौन है? हर कोई एक के बाद एक कमेंट कर रहा था और सेरेना के चेहरे के भाव सख्त हो गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज मुझे क्या हो गया है। क्या तुम्हें सच में ये सब करने की जरूरत है? मैंने तो लंच वाली बात पर अभी तक तुमसे नाराजगी भी नहीं जताई है। नेथन, क्या तुम सच में इस बात का बतंगड़ बनाना चाहते हो? मैं ठंडी हंसी हंसा। मुझे तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है। खुद घर जाओ, मेरे साथ रास्ता शेयर मत करो। मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ। सेरेना का चेहरा सफेद और हरा पड़ने लगा। वो अच्छी तरह जानती थी कि सबकी नजरों में वो एक अमीर हेiress थी। अगर वो अभी मेरे साथ गाड़ी में नहीं बैठती तो क्या उसकी असली पहचान सबके सामने नहीं आ जाती? उसने हाथ बढ़ाकर मुझे गाड़ी से बाहर खींच लिया और फिर ब्रैंडन को अंदर बैठने दिया। मैं मानता हूँ उसने मुझे बर्दाश्त की हद के बाहर धकेल दिया था। सेरेना, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत आगे बढ़ गई हो? मुझे सच में नहीं पता था कि मैंने पहले ये सब कैसे सहा था, या मैंने कभी कैसे सोचा था कि वो एक अच्छी इंसान है। सेरेना ने मुझे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। उसका मुझसे बहस करने का कोई इरादा नहीं था। वो मुड़ी और मिस्टर वेल्स से गाड़ी चलाने को कहा। उन्होंने तुरंत गाड़ी आगे बढ़ा दी और मैं वहाँ अकेला खड़ा रह गया। देखने वाली भीड़ अपनी हंसी नहीं रोक सकी। उसके लिए अच्छा हुआ, उसके साथ ऐसा ही बर्ताव होना चाहिए। मैंने अपना फोन निकाला। ये सेरेना का पुराना दिया हुआ फोन था। उसे खुश करने के लिए मैंने उसे अपना आईफोन दे दिया था। उस वक्त मुझे लगा था कि इससे उसका प्राइड बचा रहेगा। अब इस टूटे फूटे पुराने फोन को देखकर मुझे हंसी आ रही थी। मैंने अपने पिता को कॉल किया। कुछ ही देर में जो मेबाक अभी गई थी वो वापस आ गई। वो स्कूल के गेट के सामने रुकी। मिस्टर वेल्स गाड़ी से बाहर निकले। उनके चेहरे पर एक बेचारगी भरा भाव था। उनका चेहरा देखकर साफ लग रहा था कि उन्हें अभी अभी बुरी तरह डांट पड़ी है। उन दोनों को गाड़ी से बाहर निकलने के लिए कहो, मैं उनके साथ नहीं जाना चाहता। मिस्टर वेल्स ने अंदर बैठे उन दो लोगों पर नजर डाली। सेरेना के पास ब्रैंडन का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकालने के अलावा कोई चारा नहीं था। ब्रैंडन ने इस सब की उम्मीद नहीं की थी। उसने मेरी तरफ देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। नेथन, अगर तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है, लेकिन तुम्हें सेरेना पर इस तरह गुस्सा निकालने की जरूरत नहीं है। वो हमेशा तुम्हारे साथ अच्छी रही है। सेरेना ने हाथ उठाकर ब्रैंडन को रोक दिया। उससे बात करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही वे दोनों बाहर निकले मैं आखिरकार गाड़ी में बैठ गया। मिस्टर वेल्स ने मेरे इतना रूथलेस होने की उम्मीद नहीं की थी और खुद को बोलने से नहीं रोक सके। यंग मास्टर, झगड़े तो होते रहते हैं, इतना गुस्सा मत कीजिए। मैं बाद में सेरेना से आपसे माफी मंगवाऊंगा। बात बस इतनी है कि अब इस तरह उसे बस लेनी पड़ेगी। पता नहीं वो किस समय घर पहुंचेगी। मैंने मजाक उड़ाते हुए कहा, बस तो कोई भी ले सकता है, वो क्यों नहीं ले सकती? मिस्टर वेल्स, क्या आप भूल गए हैं कि आपकी पेचेक पर साइन कौन करता है? अगर आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो छोड़ दीजिए काम।
आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये बताने की कि मुझे क्या करना चाहिए? मेरी बातें सुनकर मिस्टर वेल्स इतना डर गए कि उन्होंने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। जब हम घर पहुंचे मिसेज पोर्टर ने मुझे देखा। यंग मास्टर, आप अकेले वापस क्यों आए? मिस सेरेना आपके साथ क्यों नहीं आई? मैंने घर के पूरे स्टाफ के सामने ऐलान कर दिया, अब से इस घर में कोई मिस सेरेना नहीं है। मुझे ऐसा कहते सुनकर मिसेज पोर्टर दंग रह गईं। इस घर के यंग मास्टर आखिरकार होश में आ गए थे, क्योंकि मैंने हमेशा सेरेना के साथ इतना अच्छा ट्रीट किया था। वो और उसके पिता अपनी जगह भूलने लगे थे। मिसेज पोर्टर कई बार कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कभी हिम्मत नहीं की, क्योंकि इससे मैं अपसेट हो जाता। मैं पहले ऊपर जा रहा हूँ, मिसेज पोर्टर ने रिपोर्ट किया। मिस थॉर्नटन यहाँ आई हैं, उन्हें जाने के लिए कह दीजिए। दरअसल सेलेस्ट अक्सर घर आती थी, लेकिन चूंकि वो वही थी जिसे मेरे पिता ने मेरे लिए तय किया था और मैं सेरेना के प्यार में था, इसलिए ये मुझे चिढ़ाता था। सेलेस्ट का आसपास आना एक न्यूसेंस जैसा था। हर बार जब वो मिलने आती, मैं उससे मिलने से मना कर देता और स्टाफ से उसे सीधे वापस भेज देता। उस वजह से सेलेस्ट और मैंने एक दूसरे को मुश्किल से ही देखा था। मरने से पहले के अपने आखिरी पलों के बारे में सोचते हुए मुझे याद आया कि वो वही थी जो मुझे हॉस्पिटल लेकर भागी थी, और उसे अब भी याद था कि वो मेरी फियांसी थी। मैंने मिसेज पोर्टर को रोका। वो कहाँ है? बैकयार्ड में स्नो के साथ खेल रही है। मैं बैकयार्ड में गया और देखा कि सेलेस्ट स्नो को खाना खिला रही है। मैं इस कुत्ते को खुद पालना चाहता था, लेकिन सेरेना ने कहा था कि उसे कुत्ते पसंद नहीं है, इसलिए मैंने उसके पास जाना छोड़ दिया था। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि सेलेस्ट की स्नो के साथ इतनी अच्छी बनेगी। उसने बस एक साधारण गुलाबी स्कूल यूनिफॉर्म पहनी थी, फिर भी उसकी पूरी प्रेजेंस से एक कूल एलिगेंस झलक रही थी। मेरी आंखें नम हो गईं। सेलेस्ट ने मेरी तरफ देखा, ये नोटिस करते हुए कि मैं दरवाजे पर खड़ा था और उसे पता भी नहीं चला कि मैं कब आया। उसने मेरी तरफ बढ़ना शुरू किया, लेकिन फिर उसे याद आया कि मैं उससे कितनी नफरत करता था और वो रुक गई। मिस्टर क्रेन, मैंने अपनी भावनाओं को दबाया। क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए था? सेलेस्ट ने कहा। जब मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो मैं बस ये देखने आई थी कि तुम कैसे हो। सेलेस्ट ने आगे कहा, मुझे पता है तुम मुझे नहीं देखना चाहते, मैं अभी चली जाती हूँ। उसे आज मुझसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। वो सिर्फ स्नो से मिलने आई थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि मैं उससे मिलने के लिए तैयार हो जाऊंगा। उसके लिए इतना ही काफी था। उसे जाते हुए देखकर मैं बोल पड़ा, डिनर के लिए रुकना चाहोगी? ये सुनकर सेलेस्ट ठिठक गई और हैरानी से मेरी तरफ देखने लगी। क्या ये ठीक रहेगा? बिल्कुल ठीक रहेगा। इस वक्त तक सेरेना अभी तक वापस नहीं आई थी। उसे पहले ब्रैंडन को घर छोड़ना था। अगर ये पहले की बात होती तो मैं खाने से पहले निश्चित रूप से उसका इंतजार करता। मुझे आज इतनी जल्दी डिनर करते देखकर मिसेज पोर्टर थोड़ी हैरान थी। क्या आप मिस सेरेना का इंतजार नहीं कर रहे? मैं उसका इंतजार क्यों करूंगा? क्योंकि घर में हर कोई मुझे सेरेना का आज्ञाकारी लैपडॉग बनते देखने का आदी था। अब जब मैं उसके पीछे नहीं भाग रहा था तो उन्हें इसकी आदत नहीं थी। मिसेज पोर्टर ने आगे कुछ नहीं पूछा। जी सर, मैं अभी उनके लिए अरेंज करती हूँ। ओह, और प्लीज मिस्टर वेल्स को इन्फॉर्म कर देना, उन्हें कल से आने की जरूरत नहीं है। मिसेज पोर्टर थोड़ी दंग रह गईं, फिर तुरंत समझ गईं कि सेरेना के पिता को फायर किया जा रहा है। जैसे ही मैं डाइनिंग टेबल पर बैठा, सेलेस्ट जो चोरी छिपे मुझे देख रही थी, उसने मुझे सिर घुमाते हुए नोटिस किया और अजीब तरह से नजरें फेर लीं। मुझे अंदाजा नहीं था कि सेलेस्ट इतनी इनोसेंट थी। मैं उसे छेड़ने से खुद को रोक नहीं पाया। तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देख रही हो? क्या मैं इतना बदसूरत हूँ? मुझे पता है कि मेरे ग्रेड्स बहुत खराब हैं, लेकिन मैं कम से कम दिखने में तो ठीक ठाक हूँ, है ना? सेलेस्ट ने अपना सिर हिलाया। नहीं, तुम बदसूरत नहीं हो। मैं मुस्कुराया और बात जारी रखी। ओह, सही बात है। मैंने सुना है कि तुम बहुत स्मार्ट हो। क्या तुम्हारे पास कोई अच्छे ट्यूटर्स हैं जिन्हें तुम रेकमेंड कर सको? क्या तुम मुझे किसी से मिलवा सकती हो? इस जिंदगी में मैं पहले की तरह नहीं रहना चाहता था, जब मैंने कभी ढंग से टेक्स्ट बुक भी नहीं खोली थी। जब तक मेरे पास मौका था, मुझे अपनी स्टडीज में बराबरी करनी थी। सेलेस्ट ने अपना सिर हिलाया। मेरे पास कोई ट्यूटर नहीं है, मैं खुद पढ़ती हूँ। मैं खुद ही पढ़ती हूँ। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं तुम्हें हर दिन ट्यूटर करने आ सकती हूँ। हालांकि उसे लगा था कि मैं शायद मना कर दूंगा, क्योंकि पहले मैं उसे देखने की जहमत तक नहीं उठाता था। उसकी हैरानी के बीच मेरा चेहरा खुशी से खिल उठा। सच में? सेलेस्ट ने सिर हिलाया। वो उत्साहित भी थी और नर्वस भी। जब तक तुम इसके साथ ओके हो, मैं ये कर सकती हूँ। बेशक, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बस इस बात की चिंता है कि इससे तुम्हारी स्टडीज पर असर पड़ सकता है। क्या तुम्हें भी पढ़ाई नहीं करनी होती? सेलेस्ट की आंखें नरम पड़ गईं। यह ठीक है, इससे मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उसने बहुत पहले ही हाई स्कूल का करिकुलम खत्म कर लिया था और उसके पास पहले से ही अर्ली एडमिशन ऑफर था, लेकिन इस डर से कि कहीं मुझे अनकंफर्टेबल महसूस न हो, उसने इसका जिक्र करने की हिम्मत नहीं की। मैं मुस्कुराया। मैं पढ़ाई में बहुत बुरा हूँ, बस मुझे बेवकूफ़ मत कहना, ठीक है? सेरेना के ग्रेड्स भी बहुत अच्छे थे, लेकिन मेरे लिए उसके पास बिल्कुल भी पेशेंस नहीं था। अगर मुझे एक बार समझाने के बाद कुछ समझ नहीं आता तो वो मुझ पर चिल्लाने लगती थी। मेरे ग्रेड्स पहले औसत हुआ करते थे, लेकिन जब से उसने मुझे ट्यूटरिंग देना शुरू किया, वे और भी खराब हो गए। इसने मेरे कॉन्फिडेंस को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। तो फिर मैं अब से स्कूल के बाद यहाँ आया करूंगी। हम दोनों ने डिनर किया और सेलेस्ट को इतना शांत देखकर मैंने अपनी चॉपस्टिक्स उठाई और उसे कुछ खाना परोसा। इसे अपना ही घर समझो, शर्माओ मत। तभी सेरेना अंदर आई। उसे अभी अभी खबर मिली थी कि उसके पिता को फायर कर दिया गया है और वो पहले ही इस बात पर उस पर चिल्ला चुका था, और यहाँ मैं उसका इंतजार किए बिना खाना खा रहा था। सेरेना का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। वो अपने पिता के बारे में मुझसे मुकाबला करने आई थी, लेकिन सेलेस्ट को यहाँ देखकर उसने चिढ़ते हुए पूछा, ये यहाँ क्या कर रही है? पहले मेरी नजरों में बने रहने के लिए वो मेरे आसपास दूसरी लड़कियों के करीब आने से बचती थी। हर बार जब सेलेस्ट मिलने आती, मैं उसे तुरंत वापस भेज देता था। अब मैं उसे डिनर के लिए रोक रहा था। क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? सेरेना मुझे घूरती रही। तुमने जानबूझकर उसे यहाँ साथ देने के लिए बुलाया है, सिर्फ मुझे जेलस करने के लिए, है ना? मैंने सेरेना की तरफ देखा। तुम ज्यादा सोच रही हो सेरेना, तुम इतनी जरूरी नहीं हो। अगर तुम्हें लगता है कि दूसरी लड़कियों के साथ रहने से मुझे जलन होगी, तो तुम्हें सच में अंदाजा नहीं है कि नेथन क्रेन कौन है। तुम्हें किसी और के करीब आते देख मुझे सच में खुशी होती है। कम से कम वो मुझे पूरे दिन परेशान तो नहीं करेगा। इसके साथ ही वो गुस्से में अपने कमरे की तरफ चली गई। मैं अवाक रह गया। जैसे ही सेरेना गई, मैंने सेलेस्ट के चेहरे के भावों को जटिल होते देखा। मैंने समझाया, उसकी बकवास मत सुनो। सेलेस्ट इस बात से परेशान तो नहीं होगी, है ना? मुझे थोड़ा अनिश्चित महसूस हुआ। मेरी हैरानी के बीच सेलेस्ट ने इस बारे में कुछ नहीं कहा। डिनर के बाद मैं सेलेस्ट को दरवाजे तक छोड़ने गया। घर जाते समय सावधानी से जाना। जाते समय उसने मुझसे ज्यादा कुछ नहीं कहा। मैं वापस अंदर चला गया। सेरेना सीढ़ियों से नीचे आई। उसने मेरा सामना किया। तुमने मेरे पिता को फायर क्यों किया?
उसने ये बात पहले किसी और के सामने नहीं कही थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि लोगों को पता चले कि वो असल में क्रेन परिवार के शोफर की बेटी है। सेलेस्ट के सामने तमाशा करना उसके लिए ह्यूमिलिएटिंग होता। क्या मुझे तुम्हें एक ड्राइवर को निकालने के बारे में सफाई देने की जरूरत है? सेरेना ने अपने दांत भींचे। वो मेरे पिता हैं। आज जो कुछ भी हुआ वो मेरा आइडिया था, उनका इससे कोई लेना देना नहीं था। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे बात करो, इसके बजाय मुझे फायर कर दो। जैसे ही उसने फायरिंग का जिक्र किया मैं तुरंत सतर्क हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेरेना सदमे में मुझे घूरती रह गई। उसने अभी क्या सुना? क्या कहा? मेरे घर से बाहर निकल जाओ, मैं कोई दूसरा ट्यूटर ढूंढ लूंगा। जब से तुमने मुझे पढ़ाना शुरू किया है मेरे ग्रेड सिर्फ खराब ही हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम उस भारी सैलरी के लायक हो जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। सेरेना को लगा कि मैं बस उसके साथ मजाक कर रहा हूँ, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि मैं सच में उसे बाहर निकालना चाहता हूँ। तुम्हारे खराब ग्रेड्स इसलिए हैं क्योंकि तुम बहुत बेवकूफ हो। जब मैं ब्रैंडन को एक बार कुछ समझाती हूँ तो वो तुरंत समझ जाता है। तुम पत्थर की तरह डम्ब हो और इसके लिए मुझे दोष दे रहे हो। अगर तुम कोई दूसरा टीचर भी रख लो तो भी यही होगा, तुम्हें कोई नहीं पढ़ा सकता। ये पूरी तरह तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। उसे अभी भी मुझ पर दोष मरते हुए देखकर मैंने कहा, इस घर से बाहर निकल जाओ। सेरेना ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। नहीं नेथन, तुम अभी एक स्टूडेंट हो, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। तुम पूरा दिन बस मेरे साथ रहने के बारे में सोचते हो। कोई ताज्जुब नहीं कि तुम्हारे ग्रेड्स इतने खराब हैं। सेरेना ठंडी हंसी हंसी। तुम्हारे ये छोटे मोटे गेम्स, क्या ये सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि तुम्हें ब्रैंडन के साथ मेरे रिलेशनशिप से जलन हो रही है, क्योंकि मैं तुम्हें डेट नहीं करूंगी? तुम नखरे दिखा रहे हो, लेकिन अभी मैं बस पढ़ाई पर फोकस करना चाहती हूँ और एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जिसे स्कूल जाने की भी जरूरत नहीं है, और फिर भी तुम्हारे पास इतना पैसा है जिसे तुम कभी खर्च नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैंने अपने सामने खड़ी उस औरत को देखा। मैं थोड़ा हैरान था। तुम्हें मेरे साथ रहने के लिए किसने कहा? नहीं सेरेना, तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से मिलता है? तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ? मैं साफ तौर पर उसकी तरफ देखता तक नहीं। वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। सेरेना ने बस मान लिया था कि मैं जिद कर रहा हूँ। जो चाहो सोचो, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, अगर तुमने सेलेस्ट को फिर से डिनर पर यहाँ रखा तो मुझे दोष मत देना अगर मैं तुम्हें पूरी तरह इग्नोर कर दूं। इसके साथ ही वो अपने कमरे में चली गई। सेरेना की सच में बहुत हिम्मत थी। क्या उसे लगता था कि ये उसका घर है? मैं अपने कमरे में वापस आ गया। फिर मैंने मिसेज पोर्टर को कॉल किया और उनसे कहा कि कल सेरेना का सामान बाहर निकाल दें। फिर मैंने सेलेस्ट का फोन नंबर लिया और उसे एक छोटा सा मैसेज भेजा, क्या तुम सुरक्षित घर पहुंच गई? उसने कोई जवाब नहीं दिया। अगली सुबह जब मैं उठा, क्योंकि मुझे अब ब्रैंडन को पिकअप नहीं करना था, तो मुझे लगा कि मैं आखिरकार देर तक सो सकता हूँ। मुझे लगा कि सेरेना पहले ही निकल चुकी होगी, लेकिन वो डाइनिंग टेबल पर बैठकर मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने अपनी जगह ढूंढी, बैठ गया और अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करने लगा। सेरेना को मेरा इंतजार करते देख मैंने ताना मारते हुए कहा, अपने बॉयफ्रेंड को लेने नहीं जा रही हो? बेझिझक जल्दी निकल सकती हो। सेरेना ने बात टाल दी। हम सिर्फ दोस्त हैं, बातें बनाना बंद करो। भले ही वे चोरी छिपे साथ थे, वे इसे स्वीकार नहीं करते थे, क्योंकि हाई स्कूल में डेटिंग करना उनके जैसे ऑनर स्टूडेंट्स के लिए बुरा दिखता। अगर ब्रैंडन ने बाद में गलती से ये बात नहीं बताई होती तो मैं कभी इस पर यकीन नहीं करता। ब्रेकफास्ट के बाद मैं बाहर निकला। सेरेना मेरे पीछे पीछे आई। ड्राइवर की जगह किसी नए इंसान को रख लिया गया था, जिसने सक्रिय रूप से मेरे लिए गाड़ी का दरवाजा खोला। मैं अंदर बैठ गया। सेरेना मेरे पीछे अंदर आ गई। मैंने उसकी तरफ देखा। क्वीन सेरेना, इसका क्या मतलब है? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ गाड़ी शेयर नहीं कर रही हो? मुझे अच्छी तरह याद है कि कल तुमने क्या कहा था। सेरेना ने कुछ नहीं कहा। अगर उसके पिता ने उसे मेरे साथ तमीज से पेश आने के लिए मजबूर नहीं किया होता तो वो जहमत भी नहीं उठाती। तो क्या हुआ अगर उसके परिवार के पास थोड़ा पैसा था? वो इसका इस्तेमाल लोगों को डराने के लिए करता था। इसमें इतना महान क्या था? लेकिन उसके पिता को अभी भी इस जॉब की जरूरत थी। मैं उसके साथ और समय बर्बाद करने के लिए बहुत थक गया था और ड्राइवर को चलने के लिए कहा। हम दोनों स्कूल के गेट पर पहुंचे। मैं गाड़ी से बाहर निकला। सेरेना मेरे पीछे आई। पहले जब वे आते थे तो वे हमेशा ब्रैंडन को एक साथ पिक और ड्रॉप करते थे। आज ब्रैंडन खुद बस से आया था। सेरेना को देखकर वो जल्दी से पास आया। ब्रैंडन की नजर मुझ पर पड़ी। कल मैंने जो तमाशा किया था उसके बाद वो मुझे समझ नहीं पा रहा था। एक नौकर का बेटा सेरेना पर इस तरह फटने की हिम्मत कैसे कर सकता है? सेरेना को मेरे साथ आते देख ब्रैंडन ने पूछा, क्या तुम दोनों के बीच सुलह हो गई? मैंने उसे पूरी तरह इग्नोर किया और सीधा अंदर चला गया। सेरेना पूरी तरह उलझन में थी। उसने ब्रैंडन से कहा, मेरे और उसके बीच सुलझाने जैसा कुछ नहीं है। ब्रैंडन बोला, जो भी हो तुम एक नौकर के बेटे को खुद पर हावी नहीं होने दे सकती। तुम अब बहुत दयालु हो गई हो। हर कोई कह रहा है कि नेथन ही असल में यंग मास्टर है। सेरेना ठंडी हंसी हंसी। वे जो कहते हैं उस पर ध्यान मत दो। मेरे पिता और नेथन के पिता के बीच काफी अच्छे रिलेशनशिप है। उन्होंने मुझसे नेथन का बेहतर ख्याल रखने को कहा था। मैं बस उसे इग्नोर नहीं कर सकती। मैं क्लासरूम पहुंचा। डेरेक पहले से ही वहां था। वो दरवाजा रोककर खड़ा हो गया और मुझे अंदर जाने से मना करने लगा। कल यहाँ अपना चेहरा दिखाने की तुम्हारी काफी हिम्मत है। तुमने बस क्वीन सेरेना और ब्रैंडन को छोड़ दिया और ड्राइवर को उनके बिना जाने के लिए कह दिया। मैं उपहास में हंसा। वो मेरी कार है, मुझे हक है कि मैं किसी को भी राइड न दूं। तुम कौन होते हो मुझे लेक्चर देने वाले? मुझे इतने कॉन्फिडेंस के साथ बहस करते देख हर कोई उत्सुक हो गया। क्या तुम कह रहे हो कि वो मेबाक तुम्हारे परिवार की है? और किसकी होगी? मैंने उस पर ठंडी नजर डाली जिसने अभी ये कहा था। डेरेक मुस्कुराया। तुम नेथन, हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि तुम कौन हो। क्या तुम सच में यहाँ खड़े होकर किसी अमीर वारिस होने का नाटक करने वाले हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे पास ये हक है? मैंने सुना है कि वो ड्राइवर तुम्हारे पिता है। तुम्हारा पूरा परिवार वेल्स फैमिली के लिए काम करता है। क्वीन सेरेना इतनी दयालु है कि वो इसे तुम्हारे खिलाफ नहीं मान रही है, वरना उन्होंने तुम्हें बहुत पहले बाहर का रास्ता दिखा दिया होता। लेकिन अपनी किस्मत को ज्यादा मत आजमाओ। सेरेना और ब्रैंडन क्लासरूम के दरवाजे पर आ चुके थे। सेरेना के चेहरे के भाव थोड़े सख्त हो गए, क्योंकि डेरेक ने अभी जो कुछ भी कहा था वो असल में मेरी आलोचना नहीं कर रहा था, वो उसकी बेइज्जती कर रहा था। ब्रैंडन ने डेरेक से कहा, अपनी सीट पर वापस जाओ। डेरेक के पास कोई चारा नहीं था और उसने अनमने मन से अपना सामान समेटा और चला गया। सेरेना फिर से मेरे बगल में बैठ गई। मैं उसके अजीब व्यवहार से परेशान नहीं होना चाहता था। मुझे परवाह नहीं थी कि वो क्या करती है। वो जो भी कर रही थी उसका मेरे लिए कोई मतलब नहीं था। डेरेक ब्रैंडन के बगल में बैठ गया। उसे थोड़ा गुस्सा आ रहा था।
क्वीन सेरेना क्या सोच रही हैं? नेथन पहले से ही उन पर हावी हो रहा है और वो अभी भी उसका बचाव कर रही हैं। नेथन तो उसके बगल में बैठने के लिए भी आ गया। ब्रैंडन ने बेबसी से कहा। सेरेना के पिता ने उससे नेथन का ख्याल रखने को कहा था। बस इतनी सी बात है, ज्यादा मत सोचो। ओह, तो ये बात है। मैं सोच रहा था कि नेथन उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है, यहाँ तक कि यह दावा करना कि गाड़ी उसके परिवार की है। सेरेना का फोन साफ तौर पर महंगा है और जो गिफ्ट्स वो ब्रैंडन को देती है वे भी सस्ते नहीं है। लेकिन नेथन के फोन को देखो, यह मेरे जैसा दिखता है और वो अभी भी अमीर बच्चा होने का नाटक करना चाहता है। इस पर कौन यकीन करेगा? मैं अपनी सीट पर बैठा चोरी छिपे अपना फोन चेक कर रहा था। सेलेस्ट ने आखिरकार मेरे मैसेज का जवाब दिया था, सिर्फ एक शब्द, हाँ। कितना रूखा जवाब था। सेरेना मेरे बगल में बैठी थी और उसने मुझे सेलेस्ट नाम के साथ अपने मैसेजेस देखते हुए देख लिया। वह अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं सकी। साफ तौर पर कुछ भी नहीं बदला था, लेकिन कल से उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं पूरी तरह से एक अलग इंसान बन गया हूँ। मैंने सेलेस्ट को एक मैसेज भेजा, तो क्या तुम आज दोपहर मुझे ट्यूटर करने आ रही हो? सेलेस्ट ने सिर्फ एक शब्द में जवाब दिया, हाँ। जब तक वो आ रही थी इतना ही काफी था। मैंने इसके बारे में चिंता करना छोड़ दिया। मैंने पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ाई की। दोपहर में ब्रैंडन सेरेना के साथ कैफेटेरिया जाने के लिए पास आया। सेरेना ने अनजाने में मेरी ओर देखते हुए पूछा, क्या तुम खाना खाने नहीं जा रहे? आज मेरी मेहनत सेरेना को अजीब लग रही थी। मैं अभी भी ध्यान से अपने नोट्स व्यवस्थित कर रहा था और मैंने उसे सीधे इग्नोर कर दिया। ब्रैंडन ने सेरेना की ओर देखा और कहा, अगर नेथन नहीं आना चाहता तो हम खुद ही चले जाएंगे। हम बाद में उसके लिए कुछ ले आएंगे। मैंने ब्रैंडन की इस दयालुता को मना कर दिया। जरूरत नहीं है। ब्रैंडन एक अच्छा इंसान था। कम से कम हर कोई उसे इसी तरह देखता था। इसलिए जब दूसरे उसकी पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते थे, तब भी ब्रैंडन हमेशा एक ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखता था। लेकिन मैं किसी का एहसानमंद नहीं होना चाहता था। मैंने अपना सामान समेटा और खड़ा हो गया। मैं उनके साथ नहीं गया और अकेले ही नीचे चला गया। ब्रैंडन सेरेना के बगल में चलते हुए पूछ रहा था, उसे क्या हुआ है? वो तुम्हें पूरी तरह इग्नोर कर रहा है। हमने उसे नाराज करने के लिए ऐसा क्या किया? सेरेना भी यही सोच रही थी। आमतौर पर चाहे वो मेरे साथ कितनी भी ठंडी क्यों न हो, मैं एक छोटे पिल्ले की तरह उसके पीछे पीछे चलता था। लेकिन कल से उसने साफ तौर पर कुछ भी गलत नहीं किया था। फिर भी मेरा एटीट्यूड वही बना रहा और इसने उसे सच में उलझन में डाल दिया था। ब्रैंडन ने अचानक कहा, ओह सही बात है, क्या तुम उसे इस वीकेंड अपनी बर्थडे पार्टी में इन्वाइट कर रही हो? ये हफ्ता वाकई सेरेना का जन्मदिन था। पिछले साल सेरेना के जन्मदिन के लिए उसने इंपीरियल होटल में अपनी पार्टी रखी थी। मैंने ही होटल बुक किया था और सारा इंतजाम किया था। सेरेना ने अपने सभी क्लासमेट्स को बुलाया था और एक रात का खर्च कई लाख था। शामिल होने वाले हर क्लासमेट ने इसकी अंतहीन तारीफ की थी। उन सभी को लगा कि सेरेना की बर्थडे पार्टी में बुलाया जाना एक सम्मान की बात है। इस साल भी वैसा ही था। कई दिन पहले मैंने पहले ही सब कुछ बारीकी से अरेंज कर दिया था। अगर मैंने सेरेना को बाहर निकालने की बात नहीं कही होती तो वो इसके बारे में दोबारा नहीं सोचती। लेकिन कल मैंने जो कहा और आज मेरे ठंडे एटीट्यूड के बाद वो चिंता किए बिना नहीं रह सकी। अगर मैं नहीं आया तो क्या उसकी बर्थडे पार्टी हो भी पाएगी? दूर मेरी परछाई को गायब होते देख सेरेना ने खुद को दिलासा दिया, छोड़ो, मैं किस बात की चिंता कर रही हूँ। नेथन जरूर आएगा। शायद नेथन जानबूझकर इस तरह ठंडा व्यवहार कर रहा है ताकि मुझे सरप्राइज दे सके। ये सोचकर सेरेना का मूड थोड़ा हल्का हुआ। नेथन जरूर वहाँ होगा। ब्रैंडन मुस्कुराया, सही बात है, वो तुम्हारे हर जन्मदिन पर आता है। उस दोपहर सेरेना और ब्रैंडन का स्कूल की एनिवर्सरी परफॉर्मेंस के लिए रिहर्सल था। मैंने उसका इंतजार नहीं किया और सीधे घर चला गया। सेलेस्ट पहले ही पहुंच चुकी थी। जैसे ही मैं घर पहुंचा, वो और स्नो एक साथ मेरा स्वागत करने बाहर आए। उसे अपने सामने देखकर मैं मुस्कुराया। शायद मेरी पास्ट लाइफ के हमारे कनेक्शन की वजह से मुझे हमेशा लगता था कि उसे देखना कुछ कीमती और दुर्लभ है। मेरे चेहरे पर मुस्कान देखकर सेलेस्ट एक पल के लिए ठिठक गई। उसे मेरे घमंड और ठंडेपन की आदत हो गई थी। हाल ही में मेरी अचानक गर्मजोशी ने उसे हमेशा थोड़ा शर्मीला बना दिया था। मैंने उसे छेड़ा, तुम जल्दी आ गई हो, चलो फिर स्टडी रूम चलते हैं। हम दोनों स्टडी रूम में बैठ गए। सेलेस्ट मेरे बगल में बैठी। वह 2 प्रैक्टिस टेस्ट्स लेकर आई थी। अपने मौजूदा स्तर का आकलन करने के लिए मैंने उन्हें गंभीरता से पूरा किया और फिर उसे सौंप दिया। सेलेस्ट ने शांति से टेस्ट लिए और कुछ देर तक खामोशी से उन्हें देखती रही। मुझे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। सॉरी, मैं सच में बुद्धू हूँ। सेलेस्ट ने अपना सिर हिलाया। ये तुम्हारी गलती नहीं है, बस पढ़ाई के तरीके गलत थे। कैसा रहेगा अगर मैं पहले फंडामेंटल्स रिव्यू करने में तुम्हारी मदद करूं? मैंने सहमति में सिर हिलाया। जब सेलेस्ट चीजें समझाती थी तो वो हमेशा अपना सिर नीचे रखती थी और मेरी तरफ देखने से बचती थी, लेकिन उसके एक्सप्लेनेशन समझने में बहुत आसान थे। मेरी हैरानी के बीच मुझे सब कुछ आसानी से समझ आने लगा। सेलेस्ट काफी देर से पढ़ा रही थी और मुझे प्यास लगने लगी थी। जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसने मुझे अपनी ओर घूरते हुए पकड़ लिया। सेलेस्ट ने शर्माते हुए अपनी नजरें फेर लीं। क्या हुआ? क्या कुछ ऐसा है जो तुम्हें समझ नहीं आया? मैंने अभी नोटिस किया कि तुम मेरे साथ कितनी पेशेंट हो, लेकिन तुम टेक्स्ट पर इतनी ठंडी क्यों हो? क्या तुम मुझसे नाराज हो उस वजह से जो मेरे और सेरेना के बीच हुआ? सेलेस्ट ने इससे इनकार किया। नहीं, कल मेरे रिलेटिव्स मिलने आए थे, इसलिए मैं काफी बिजी थी। मुझे तुम्हारे मैसेज का जवाब देने का समय नहीं मिला। जब तक मैंने उसे देखा तब तक सुबह हो चुकी थी। अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कभी भी कॉल कर लेना। जब हम पढ़ाई के बीच में ही थे तभी मेरा फोन अचानक बज उठा। मैंने उठाया। दूसरी तरफ सेरेना थी। नेथन, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? अब मैंने क्या किया? मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस बार मैंने उसे कैसे नाराज किया। सेरेना ने कहा, तुमने किसी से कहकर मेरा सारा सामान बाहर फेंकवा दिया। मैंने तुम्हें कल ही बता दिया था कि तुम फायर्ड हो। उस मामले में तुम्हारे पास अब मेरे घर में रहने की कोई वजह नहीं है ना? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे परेशान मत करो। इसके साथ ही मैंने सीधे फोन काट दिया। सेरेना मुख्य दरवाजे पर खड़ी थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। नेथन सच में उसे बाहर निकालना चाहता था। क्यों? मैंने सेलेस्ट से कहा। चलो जारी रखते हैं। थोड़ी ही देर में स्टडी रूम का दरवाजा अचानक धक्का देकर खोला गया। सेरेना दरवाजे पर खड़ी थी। उसके चेहरे के भाव तूफान के बादल की तरह काले थे। उसकी नजर तुरंत मुझ पर और सेलेस्ट पर पड़ी। मैं खड़ा हुआ और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम मुझसे नफरत नहीं करती? क्या तुम मुझे नीचा नहीं समझती? अब तुम ही हो जो मुझे छोड़ नहीं रही हो। सेरेना मेरा सामना करने के लिए आगे बढ़ी। नेथन, क्या मुझे इस तरह ह्यूमिलिएट करके तुम्हें खुशी मिलती है?
क्या तुम उलझन में हो? मैंने तुम्हें कैसे ह्यूमिलिएट किया है सेरेना? क्या तुम वो नहीं हो जो असल में मुझे ह्यूमिलिएट करती रही हो? तुम्हारे रहने खाने का सारा खर्च मैं उठाता हूँ, फिर भी तुम और ब्रैंडन हर दिन एक दूसरे से चिपके रहते हो, जबकि मैं तुम दोनों के पीछे एक नौकर की तरह चलता हूँ। मैं तुम दोनों की सेवा करता हूँ और फिर भी मुझे तुम्हारा ठंडापन झेलना पड़ता है। क्या वो ह्यूमिलिएशन नहीं है? अब मैंने बस वही सब वापस लिया था जो मैंने उसे दिया था, और उसकी नजरों में ये उसे ह्यूमिलिएट करना था। सेरेना ने मेरी तरफ देखा। ये मत सोचो कि किसी को यहाँ लाने से तुम मुझे किसी चीज के लिए मजबूर कर लोगे। मैं तुम्हें पसंद नहीं कर सकती और मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगी। मैं ये बिल्कुल साफ कर देती हूँ। मुझे ब्रैंडन पसंद है, हम पहले से ही साथ हैं। जहाँ तक तुम्हारी बात है, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल कुछ महसूस नहीं करती। इसके साथ ही वो गुस्से में चली गई। मैं सेलेस्ट की तरफ मुड़ा। आई एम सॉरी, चलो जारी रखते हैं। सेलेस्ट ने मेरी तरफ देखा। शायद मुझे जाना चाहिए, तुम अच्छे मूड में नहीं लग रहे हो। मेरा चेहरा भावहीन रहा। मैं ठीक हूँ, असल में मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ। मैं बस अपनी पास्ट लाइफ को याद कर रहा था, उन सभी बेवकूफ़ी भरी चीज़ों को याद कर रहा था जो मैंने की थी। मैं सेरेना की वजह से दुखी नहीं था। सेलेस्ट ने फिर भी कहा, मुझे लगता है कि मुझे निकलना चाहिए। वो दरवाजे की तरफ चलने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। सेलेस्ट ठिठक गई, अपने हाथ को मेरे हाथ में थामे हुए घूरने लगी। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन मैं बेवकूफ़ नहीं था। मैं बता सकता था कि वो थोड़ी अपसेट थी। हर बार जब सेरेना आती और वो बातें कहती, सेलेस्ट सहज रूप से मुझसे दूरी बनाना चाहती थी। मैंने उसका हाथ छोड़ दिया। क्या तुम शनिवार को फ्री हो? मैं इंपीरियल होटल में डिनर करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? इंपीरियल होटल का खाना लाजवाब था। अपनी पास्ट लाइफ में भूखा रहने के बाद अब मैं बस अपनी जिंदगी का पूरा लुत्फ उठाना चाहता था। सेलेस्ट ने पूछा, क्या तुम सेरेना के साथ नहीं जा रहे? मैंने पलटकर कहा, तो तुम सच में चाहती हो कि मैं उसके साथ रहूं? तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें पहले की तरह अवॉइड करूं? सेलेस्ट ने तुरंत अपना सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं। फिर ये तय हो गया और शनिवार को मिलते हैं। शनिवार की दोपहर में थोड़ा देर से पहुंचा। अंदर जाते हुए मैंने एंट्रेंस पर काफी जाने पहचाने चेहरे देखे। हर किसी ने इंप्रेस करने के लिए बेहतरीन कपड़े पहने थे। मुझे वहां देखकर डेरेक खुद को ताना मारने से नहीं रोक सका। नेथन, यहाँ अपनी शक्ल दिखाने की तुम्हारी काफी हिम्मत है। मैंने उलझन में अपनी भौहें सिकोड़ी। मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकता? इंपीरियल होटल का मालिक मेरे पिता का करीबी दोस्त था। मैं यहाँ एक सुपर वीआईपी था। मैं जब चाहे यहाँ आ सकता था। डेरेक ठंडी हंसी हंसा। स्कूल में पिछले कुछ दिनों से क्वीन सेरेना ने तुम पर कोई ध्यान नहीं दिया है। अब वो अपनी बर्थडे पार्टी दे रही है और तुम में अब भी यहाँ आने की हिम्मत है। सेरेना की बर्थडे पार्टी हो रही है ना? आज उसका जन्मदिन था। मैंने पहले ही इंपीरियल होटल के स्टाफ के साथ सब कुछ अरेंज कर दिया था। इस साल सेरेना का 18वां जन्मदिन था। उस साल उसके 18वें जन्मदिन पर मैंने इंपीरियल होटल में उसके लिए एक बहुत ही शानदार और आलीशान पार्टी दी थी। लेकिन उसी दिन मुझे ब्रैंडन और सेरेना के रिलेशनशिप के बारे में पता चला था। अपने सामने के उस चहल पहल भरे नज़ारे को देखकर मेरा उनमें से किसी से भी उलझने का मन नहीं था। सेरेना के पास इस होटल में जो कुछ भी था वो सब मेरे द्वारा अरेंज किया गया था। बिल भी जाहिर तौर पर मुझ पर ही फटने वाला था। अब जब मैं होश में आ गया था तो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी। फिर भी उसमें इतनी हिम्मत थी कि वो उन सबको मेरे पैसे खर्च करने के लिए यहाँ ले आई। मैं ये देखने के लिए उत्सुक था कि वो बाद में इसे कैसे हैंडल करती है। मैंने अपने क्लासमेट्स के मजाक को इग्नोर किया और सीधे एलिवेटर की तरफ बढ़ गया। सेलेस्ट के साथ मेरी रिजर्वेशन पहले से तय थी। मुझे बस ये नहीं पता था कि वो अभी तक पहुंची है या नहीं। जैसे ही मैं एलिवेटर से बाहर निकला मैंने सेरेना को ब्रैंडन के साथ देखा। सेरेना की नज़र तुरंत मुझ पर टिक गई। उसे पहले से पता था कि मैं आऊंगा। सेरेना मेरी तरफ बढ़ी। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा घमंड और संतुष्टि थी। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम नहीं आ रहे हो? ये मत सोचना कि तुम यहाँ आ गए हो तो मैं तुम्हारी पिछली गलतियों को माफ कर दूंगी। नितिन, मैं अभी भी तुमसे नाराज हूँ। वो हर बार ऐसा ही करती थी, हमेशा अपने गुस्से का इस्तेमाल करके मुझे पीछे हटने पर मजबूर करती थी। मैंने अपने होंठ थोड़े सिकोड़े। क्या तुम्हें कुछ चाहिए था? सेरेना मुस्कुराई। क्या तुम मेरे जन्मदिन के लिए यहाँ नहीं आए हो? मैं ठंडी हंसी हंसा। मैं तुम्हारा जन्मदिन क्यों मनाऊंगा? तुमने तो मुझे इनवाइट तक नहीं किया। इतने सारे क्लासमेट्स तुम्हारे लिए पार्टी दे रहे हैं तो तुम्हें सिर्फ मेरी कमी तो खलेगी नहीं, है ना? सेरेना ने चिढ़कर मेरी तरफ देखा। नितिन, तुम चाहते क्या हो? अभी भी सख्त बनने की कोशिश कर रहे हो? तभी रेस्टोरेंट मैनेजर मेरी तरफ आया। मिस्टर क्रेन, मैंने पूछा, क्या सेलेस्ट पहुंच गई है? मैनेजर ने सिर हिलाया। हाँ, वो यहाँ है। प्लीज मुझे रास्ता दिखाइए। थैंक यू। मैनेजर मुझे सेलेस्ट के पास ले गया। सेरेना मेरे पीछे पीछे आई। नेथन, क्या तुमने काफी मुसीबतें खड़ी नहीं कर दी हैं? मैंने सेरेना पर एक नजर डाली। मैं मुसीबत खड़ी नहीं कर रहा हूँ, तुम ही मुसीबत खड़ी कर रही हो। सेरेना ने अपनी आवाज़ धीमी की। अगर ये मेरे और ब्रैंडन के बारे में है तो मैं उससे दूरी बना सकती हूँ। क्या इससे तुम शांत हो जाओगे? मैंने उसे आजमाते हुए सिर हिलाया। मुझे पता है आज तुम्हारी बर्थडे पार्टी है, मुझे सबका मूड खराब नहीं करना चाहिए, है ना? ये कहने के बाद मैंने मैनेजर की तरफ देखा। मैंने पहले यहाँ सेरेना के नाम पर जेड रूम नाम का एक कमरा रिजर्व किया था। मैनेजर ने सिर हिलाया। चूंकि आज मिस सेरेना का जन्मदिन है, वो उस कमरे का इस्तेमाल कर सकती हैं। मैंने बात खत्म की और सेरेना की तरफ देखा। क्या ये मंजूर है? मुझे पीछे हटते देख सेरेना ने राहत की सांस ली। नितिन, तुम जो कुछ भी कर रहे थे वो सब मुझे ब्रैंडन से ब्रेकअप करवाने के लिए था। तुम हमें साथ नहीं देख सकते। मैंने अपना सिर हिलाया। तुम ओवर थिंकिंग कर रही हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसके साथ हो। सेरेना, तुम धीरे धीरे समझ जाओगी। मैं सेरेना के साथ और उलझना नहीं चाहता था, इसलिए बस मुड़ा और वहां से चला गया। मैनेजर ने मेरी तरफ देखा। तो मैं किसी से कहकर जेड रूम तैयार करवा देता हूँ। मैंने सिर हिलाया। ठीक है, बस ये ध्यान रखना कि वो हर चीज के लिए खुद पे करे। जब तक बिल सेटल न हो जाए तब तक कोई बाहर नहीं जाना चाहिए। जी मिस्टर क्रेन। सब कुछ अरेंज करने के बाद मैं सेलेस्ट को ढूंढने निकल गया। सेरेना वापस ब्रैंडन के पास चली गई। ब्रैंडन बोला, तो कैसा रहा? तुम दोनों ने क्या बात की? सेरेना ने अपना हाथ हिलाया। कुछ खास नहीं। उसने मुझसे ब्रैंडन से ब्रेकअप करने को कहा, जैसे कि ऐसा कभी होगा। आज रात की पार्टी खत्म होने के बाद मैं उसे कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। सेलेस्ट ने आज अपनी यूनिफॉर्म नहीं पहनी थी, बल्कि एक प्लीटेड ड्रेस पहनी थी। हालांकि उसका स्टाइल काफी साधारण था, लेकिन उसने इसे गजब की एलिगेंस के साथ पहना था। मैं मुस्कुरा उठा। काफी देर इंतजार किया क्या? मैं सहजता से उसके बगल में बैठ गया। सेलेस्ट ने मेरे उसके बगल में बैठने की उम्मीद नहीं की थी और वो थोड़ी अनकंफर्टेबल लग रही थी।
मैंने उसकी बेचैनी पर ध्यान नहीं दिया। क्या तुमने ऑर्डर कर दिया? सेलेस्ट ने सिर हिलाया। अभी नहीं, मैं अभी देख रही थी। मुझे अपने करीब आते देख सेलेस्ट अब मेन्यू पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही थी। उसका ध्यान बार बार मेरी तरफ जा रहा था। मैंने अचानक कहा, मुझे कुछ बोल्ड फ्लेवर्स वाला खाना चाहिए। सेलेस्ट ने मुझसे पूछा, क्या तुम्हें स्पाइसी फूड पसंद है? बिल्कुल। मैंने उसकी तरफ देखा। और तुम्हें? मुझे भी पसंद है। थोड़ी ही देर में इंपीरियल का मालिक अंदर आया। उनका नाम मिस्टर नाइट था। उन्हें देखकर मैंने शिष्टाचार से उनका अभिवादन किया। हेलो मिस्टर नाइट। मिस्टर नाइट ने मेरी तरफ देखा। नेथन, तुम भी यहाँ हो? जैसे ही उन्होंने ये कहा, मैं तुरंत समझ गया कि वो यहाँ मेरे लिए नहीं आए थे। जैसा कि अंदेशा था, मिस्टर नाइट मेरे बगल में बैठी सेलेस्ट की तरफ बढ़े। उन्होंने बड़े सम्मान के साथ उसका अभिवादन किया। मिस थॉर्नटन, हमारे रेस्टोरेंट में आपका स्वागत है। अगर हम कुछ बेहतर कर सकें तो प्लीज मुझे बताइएगा। क्योंकि वो मेरे पिता के करीब थे, इसलिए वो सेलेस्ट की असली पहचान जानते थे। बाहर वालों को उसके बैकग्राउंड के बारे में कोई अंदाजा नहीं था। सेलेस्ट ने धीमे से अपनी बात कही और खाना जारी रखा। वो बहुत कोल्ड थी। पहले मुझे लगा था कि वो एक वार्म इंसान है, लेकिन अब उससे मिलकर मुझे एहसास हुआ कि सेलेस्ट को दूसरों से बात करना पसंद नहीं है। मिस्टर नाइट खुद उसके बगल में खड़े होकर उसे पानी परोस रहे थे। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा, जिससे एक ऐसा ऑरा बन रहा था जैसे अजनबियों को पास नहीं आना चाहिए। आखिरकार मिस्टर नाइट को माफी मांगते हुए कहना पड़ा, ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। आप दोनों अपने मील एंजॉय कीजिए। तभी मैंने उन्हें वापस बुलाया। एक मिनट रुकिए मिस्टर नाइट। मिस्टर नाइट ने मेरी आवाज़ सुनी, रुके और पीछे मुड़े। क्या कोई और बात है मिस्टर क्रेन? अगर मुझे सही याद है तो मेरी पास्ट लाइफ में मंगलवार को इंपीरियल होटल में अचानक आग लग गई थी। आग बुझने के बाद उन्हें पता चला कि फायर एक्सटिंग्विशर्स पूरी तरह से खराब थे। उस आग में जान माल का भी नुकसान हुआ था। उस वजह से इंपीरियल होटल बर्बाद हो गया और कभी उबर नहीं पाया। मैंने सुना था कि मिस्टर नाइट इस वजह से बीमार पड़ गए थे। मैंने मिस्टर नाइट की तरफ देखा और पूछा, होटल के फायर सेफ्टी सिस्टम में कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? मेरे इस अचानक सवाल ने मिस्टर नाइट को हैरानी में डाल दिया। मिस्टर क्रेन, अचानक इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों? मुझे बस लगता है कि शायद आपको किसी से इसकी पूरी इंस्पेक्शन करवानी चाहिए, खासकर किचन एरिया की। मिस्टर नाइट हंसे। चिंता मत कीजिए, हमारे होटल का फायर सेफ्टी सिस्टम एकदम इम्पेकेबल है। वहाँ बिल्कुल कोई समस्या नहीं होगी। हम अपने गेस्ट्स की जिम्मेदारी लेते हैं। मैंने उन्हें स्थिरता से देखा। मिस्टर नाइट, क्यों ना आप खुद जाकर इसे एक बार चेक कर लें? ये देखकर कि मैं कितना इंसिस्टेंट था, मिस्टर नाइट के चेहरे पर थोड़ी नाराजगी दिखी। मिस्टर क्रेन, आपका इससे क्या मतलब है? क्या आप कह रहे हैं कि आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है? आपके पिता और मैं दोस्त हैं। वो अच्छी तरह जानते हैं कि मैं किस तरह का इंसान हूँ। मैं अपना बिजनेस पूरी ईमानदारी से चलाता हूँ। आप मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठा रहे हैं। सेलेस्ट बीच में बोली। इन्होंने कह दिया है तो बस एक बार जाकर देख लीजिए। मिस्टर नाइट उनका बहुत सम्मान करते थे। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। मिस्टर नाइट के जाने के बाद मैं सेलेस्ट को हैरानी से देखे बिना नहीं रह सका। तुमने मेरी मदद क्यों की? मैंने तो बस ये रिक्वेस्ट की थी क्योंकि मुझे सच में बहुत कुछ पता था, लेकिन सेलेस्ट के नजरिए से उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं होना चाहिए था। सेलेस्ट ने गंभीरता से कहा, तुमने कहा था तो जाहिर है मैं मदद करूंगी। मैं मुस्कुराया। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं बस फालतू बातें कर रहा हूँ? तो क्या हुआ अगर तुम कर रहे हो? भले ही ये सिर्फ एक मजाक हो, इससे कुछ बुरा नहीं होगा। बस एक चक्कर ही तो ज्यादा लगेगा। सेलेस्ट और मैंने काफी देर तक खाना खाया। खत्म करने के बाद हम गए नहीं, बल्कि रेस्टोरेंट से डिजर्ट ऑर्डर किया। मैं अपने साथ होमवर्क भी लाया था और वहीं बैठकर उसे करने लगा। हम दोनों शाम तक वहीं रुके। सेरेना की बर्थडे पार्टी खत्म हुई और जब उन्होंने जाने की कोशिश की तो सबको रोक लिया गया क्योंकि सेरेना ने बिल पे नहीं किया था। सेरेना ने मुझे कॉल किया। पहली बार मैंने जवाब नहीं दिया। बिना उठाए ही मुझे पता था कि वो कौन है। मुझे परवाह नहीं थी। जब सेरेना ने 2 बार और कॉल किया तब जाकर मैंने आखिरकार उठाया। नेथन, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? दूसरी तरफ सेरेना की आवाज़ गुस्से से भरी थी। वो जितना ज्यादा गुस्सा होती मेरा मूड उतना ही बेहतर होता जाता। मैं मुस्कुराया। सेरेना, क्या हुआ? इतनी गुस्से में क्यों हो? सेरेना ने अपनी आवाज़ धीमी की। यहाँ आओ और पे करो। तमाशा मत खड़ा करो। उसने मूल रूप से पार्टी खत्म होने तक इंतजार करने की योजना बनाई थी ताकि वो यहाँ से निकल जाए और फिर कभी मुझसे कोई मतलब न रखे। उसने उम्मीद नहीं की थी कि मैं यहाँ उसका इंतजार कर रहा हूँगा। अब उसके पास पे करने के लिए पैसे नहीं थे और सबको रोक लिया गया था। वे सब उसका इंतजार कर रहे थे। मैंने कहा, ये तो अजीब है। तुमने बर्थडे पार्टी दी और मैं वहाँ था भी नहीं, तो मैं पे क्यों करूँ? तुम सबसे आपस में बांटने के लिए क्यों नहीं कहती? सबसे पैसे मिलवाने के लिए कहो। आखिर वे सब तुम्हारे साथ इतने अच्छे जो हैं। सेरेना आग बबूला हो गई। नेथन, क्या तुम्हें सच में ये सब करने की जरूरत है? तुम्हें पे करने के लिए बुलाने के लिए मुझे क्या करना होगा? मैंने कहा, जब तुम किसी से मिन्नतें कर रही हो तो कम से कम तुम्हारा एटीट्यूड सही होना चाहिए। मैं मुस्कुराया। नहीं करना चाहती? ठीक है फिर, मैं फोन रख रहा हूँ। मैं तुमसे मिन्नत कर रही हूँ। सेरेना और बाकी सबको होटल स्टाफ ने रोक रखा था। वहाँ से बिल्कुल भी न जा पाने की वजह से मैंने फोन रखा, खड़ा हुआ और सेलेस्ट से कहा, मैं अभी वापस आता हूँ। मैं सीधे जेड रूम की तरफ बढ़ा। उस वक्त बर्थडे पार्टी में शामिल हुए सभी क्लासमेट्स अंदर ही थे। हर कोई सेरेना को घूर रहा था। कहीं भी न जा पाने की वजह से सेरेना के पास बेबस होकर वहाँ रुकने और सबकी नजरें बर्दाश्त करने के अलावा कोई चारा नहीं था। जैसे ही मैं वहाँ पहुंचा, मैनेजर पास आई। उसने शिष्टाचार से मेरा अभिवादन किया। मिस्टर क्रेन। मैंने उन सबकी तरफ देखा। हर कोई अच्छे कपड़ों में सजा हुआ था। इतनी खूबसूरती से तैयार हुए थे। आज दोपहर उनमें से हर एक ने मुझे नीचा दिखाया था। अब उनमें से किसी में भी वह घमंड नहीं बचा था। मैं मुस्कुराया। यहाँ क्या हो रहा है? क्या ये क्वीन सेरेना की बर्थडे पार्टी नहीं है? सब इतने दुखी क्यों दिख रहे हैं? मैंने जानबूझकर सेरेना को देखा, जिसके चेहरे के भाव किसी और से भी ज्यादा काले पड़ चुके थे। ब्रैंडन को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मैनेजर ने समझाया, इनमें सेरेना ने अभी तक पे नहीं किया है। मैंने बस उनसे बिल सेटल करने को कहा था। अच्छा, ऐसी बात है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। इतना तमाशा खड़ा करने की जरूरत नहीं है। ये सब मेरे क्लासमेट्स हैं। आज रात का बिल मैं पे करूंगा। बोलने के बाद मैंने अपना कार्ड निकाला। मैनेजर ने प्रोसेस करने के लिए कार्ड ले लिया। हर कोई मेरी तरफ देख रहा था। सबके भाव पेचीदा हो गए थे। सेरेना को महसूस हो रहा था कि उसका चेहरा जल रहा है। इस बात को शांति से भी संभाला जा सकता था, लेकिन अब ये सबके सामने इतना बड़ा मुद्दा बन चुका था और उसने जानबूझकर सबके सामने अपना कार्ड स्वाइप किया था। इस आदमी का सच में दिमाग खराब हो गया था। थोड़ी ही देर में मैनेजर ने कार्ड प्रोसेस कर लिया। उसने मेरा कार्ड और रिसीट वापस दी। मिस्टर क्रेन, हो गया।
ये रही आपकी रसीद। मैंने रसीद देखी और जानबूझकर कुल रकम जोर से पढ़ी। 860,000। सेरेना, हैप्पी बर्थडे। मैं तुम्हारे लिए इस साल का जन्मदिन का बिल भर देता हूँ, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। आखिर मैं तुम्हारा खर्चा उठा सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड का खर्चा भी तो नहीं उठा सकता, है ना? इसके साथ ही मैंने ब्रैंडन पर नजर डाली। ब्रैंडन ठीक मेरे बगल में खड़ा था। उसका चेहरा पहले ही पीला पड़ चुका था। आखिर हो क्या रहा था? सेरेना के सारे पैसे तो मेरी तरफ से आते थे। क्या वो एक अमीर हेiress नहीं थी? डेरेक आगे बढ़ा। नेथन, ये किस तरह का मजाक है? सेरेना अपने पैसे तुम्हारे पास रखती है तो अब वो तुम्हारे हो गए? तुम तो बस नौकर के बच्चे हो, उसके लिए पैसे संभाल रहे हो। तुम्हें किस बात का इतना घमंड है? मैंने डेरेक को देखा और हल्का सा मुस्कुराया। क्या तुम्हारा परिवार नौकरों को अपने पैसे मैनेज करने देता है? तुम कह रहे थे कि मैं सेरेना के घर में नौकर का बेटा हूँ, तो सुनो, मैं नहीं हूँ। उसके पिता मेरे परिवार के शोफर हैं। उस दिन स्कूल के गेट पर उसने मुझे वहीं छोड़ दिया था और उसे पहले ही फायर किया जा चुका है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो सेरेना से ही पूछ लो। कहने के बाद मैंने सेरेना की तरफ देखा। क्वीन सेरेना, क्या उन्हें बताना चाहोगी? वो मुझे घूरती रही। उसकी आंखें नफरत से भरी थीं। चाहे वो कितनी भी गरीब रही हो, उसने कभी इस तरह का ह्यूमिलिएशन नहीं झेला था। अब हर कोई उसे घूर रहा था, लेकिन इस बार वो एक शब्द भी नहीं बोल सकी, क्योंकि मुमकिन था कि मैं पैसे वापस मांग लूं। उसने मुझे इग्नोर किया, मुड़ी और बाहर चली गई। ब्रैंडन ये सब देख रहा था। फिर वो उसके पीछे बाहर चला गया। जब वे दोनों चले गए तो मैंने वहां मौजूद सभी लोगों पर एक नजर डाली। अगर और कुछ नहीं है तो आप सब जा सकते हैं। घर जाते समय सावधानी बरतना, काफी देर हो गई है। सब एक एक करके जेड रूम से बाहर निकल गए। मैनेजर मुझे छोड़ने के लिए एलिवेटर तक साथ आई। तभी सेलेस्ट भी पहुंच गई। हम दोनों एक साथ एलिवेटर में चढ़े। हम नीचे लॉबी में पहुंचे और देखा कि मिस्टर नाइट भी वहीं थे। मुझे देखते ही वो तुरंत पास आए। नेथन, मैंने शिष्टता से सिर हिलाया। मिस्टर नाइट ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा। नेथन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी खुद सब कुछ इंस्पेक्ट करने गया था और वहाँ बहुत सारी गड़बड़ मिली। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मेरा कजिन अपने काम में लापरवाह था। मैंने उसे पहले ही घर भेज दिया है। मुझे राहत महसूस हुई। ऐसा ही होना चाहिए। मिस्टर नाइट ने उत्सुकता से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि हमारे होटल के फायर सिस्टम में समस्या थी? इस सवाल ने मुझे असमंजस में डाल दिया। मुझे एक बहाना बनाना पड़ा। कल रात मैंने इसके बारे में एक ड्रीम देखा था। ये सुनकर मिस्टर नाइट अपनी हंसी नहीं रोक सके। ठीक है, अब मैं और नहीं पूछूंगा। ओह, सही बात है, मैंने तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट्स भी तैयार किए हैं। मिस्टर नाइट हमें बाहर तक छोड़ने आए। थॉर्नटन परिवार की कार पहले ही पहुंच चुकी थी। मैं गाड़ी में बैठ गया। तब तक मुझे काफी नींद आ रही थी। कुछ ही देर में मैं सेलेस्ट के कंधे पर सिर टिकाकर सो गया। सेलेस्ट तुरंत ठिठक गई, हिलने से भी डर रही थी। जब हम थॉर्नटन एस्टेट पहुंचे तो सेलेस्ट हिचकिचाई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे जगाए या नहीं। तब तक ड्राइवर बाहर निकलकर इंतजार कर रहा था। सेलेस्ट ने मुझे आवाज नहीं दी। मुझे महसूस हुआ कि गाड़ी रुक गई है। मेरी आंख खुली और मैंने खिड़की से बाहर झांका। तब मुझे एहसास हुआ कि हम यहाँ पहुंच गए हैं। सेलेस्ट ने धीरे से सिर हिलाया। फिर तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? तुम बहुत शांति से सो रहे थे। जब वो बोलती थी तो उसका चेहरा हमेशा एक्सप्रेशनलेस रहता था। मैंने उसकी तरफ देखा और गौर किया कि उसके कानों के किनारे थोड़े लाल थे। मुझे याद था कि वो कितनी इनोसेंट थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी ज्यादा मासूम होगी। मैंने पूछा, क्या तुम मुझसे डरती हो? सेलेस्ट ने सिर हिलाया। नहीं। तो फिर तुम मेरे साथ होते हुए मेरी तरफ देखना पसंद क्यों नहीं करती? ऐसा लगता है जैसे तुम सच में मुझसे नफरत करती हो। सेलेस्ट ने धीरे से अपना गला साफ किया। हाँ, मुझे बस दूसरे लोगों के इतना करीब रहने की आदत नहीं है। मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। तो फिर तुमने मुझसे दूर बैठने के लिए क्यों नहीं कहा? मेरी बात सुनकर सेलेस्ट ने पूछा, तुम्हारा और सेरेना का ब्रेकअप क्यों हुआ? क्या तुम उसे सच में पसंद नहीं करते थे? इस बात के जिक्र ने मुझे एक पल के लिए खामोश कर दिया। मुझे बस अब एहसास हुआ है कि मैं उसे पसंद नहीं करता। ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं गाड़ी से बाहर निकला और तभी क्रेन एस्टेट के गेट धीरे धीरे खुले। मेरे पिता रिचर्ड क्रेन बाहर आए। तुम आखिरकार घर आ गए। रिचर्ड क्रेन ने मुझे इतनी देर से वापस आते देखा, और हालांकि उन्हें नहीं पता था कि उनके बेटे को क्या हो गया है, फिर भी उन्होंने सेलेस्ट से कहा, सेलेस्ट, अंदर आओ और थोड़ी देर बैठो। सेलेस्ट ने शिष्टता से जवाब दिया, मिस्टर क्रेन, मैं अंदर नहीं आऊंगी। मैं आज के लिए घर निकलती हूँ। थॉर्नटन परिवार की गाड़ी जाने के बाद मैं अपने पिता के पीछे अंदर चला गया। अगली सुबह जब मैं जागा तो मिसेज पोर्टर ने मुझे बताया कि सेरेना आई है। कल रात का नजारा मेरे दिमाग में कौंध गया। हमारे बीच सब कुछ पूरी तरह खत्म हो चुका था। मैं नीचे गया और देखा कि सिर्फ सेरेना ही नहीं बल्कि उसके पिता भी वहाँ थे। मिस्टर वेल सोफे पर बैठे रिचर्ड क्रेन से बात कर रहे थे। मिस्टर क्रेन, सब कहते हैं कि मेरी बेटी सेरेना अपनी जगह नहीं जानती। मैंने उसे पहले ही डांट दिया है। वो अब नेथन को परेशान नहीं करेगी। रिचर्ड क्रेन ने भौहें सिकोड़ी। तुम्हें मेरे बेटे का नाम लेने का हक कब से मिल गया? वो काफी समय से वेल्स बाप बेटी से तंग आ चुके थे। अगर उन्हें इस बात का डर नहीं होता कि उनका बेटा उनसे रिश्ता तोड़ लेगा तो उन्होंने उन्हें कभी बर्दाश्त नहीं किया होता। मिस्टर वेल्स को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत माफी मांगी। यंग मास्टर, मेरा मतलब है यंग मास्टर। मुझे सीढ़ियों से नीचे आते देख उन्होंने जल्दी से मेरी तरफ देखा। यंग मास्टर, गुड मॉर्निंग। मैं आज खास तौर पर सेरेना को आपसे माफी मांगने के लिए लाया हूँ। मैं मुड़ा और देखा कि सेरेना वहाँ खामोश बैठी थी, कुछ नहीं बोल रही थी। माफी? मुझे नहीं लगा कि सेरेना माफी मांगने आई है, क्योंकि उसके चेहरे पर साफ तौर पर नाखुशी दिख रही थी। वो जाहिर तौर पर कल रात की बात को लेकर अभी भी कड़वाहट से भरी थी। तो वो भला मुझसे माफी मांगने कैसे आ सकती थी? मैंने तंज कसते हुए कहा, मिस्टर वेल्स, आप बहुत दयालु हैं। सेरेना ने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। उसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने सुना है कि आपने उसे फायर कर दिया है। जब मिस्टर वेल्स को खुद निकाला गया था उसे इतनी चिंता तब भी नहीं हुई थी। आखिर उसकी महीने की सैलरी उतनी ज्यादा नहीं थी। लेकिन सेरेना की बात अलग थी। उसे बस मुझे ट्यूटर करना था और उसे काफी पैसा मिल सकता था। क्या पता, शायद एक दिन पूरी क्रेन फॉर्चून ही उसकी हो जाती। मैं ठंडी हंसी हंसा। उसने मुझे पढ़ाया और इन सालों में मेरे ग्रेड सिर्फ खराब ही हुए हैं। असल में हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं है और उसने ऐसा कुछ भी अपमानजनक नहीं किया है, इसलिए माफी की कोई जरूरत नहीं है। रिचर्ड क्रेन ने अपना सिर झुकाया और मेरी तरफ देखा। पहले मैंने ही सेरेना के साथ रहने की जिद की थी और मांग की थी कि वो मुझे पढ़ाए। उनके पास मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। अब मैं सेरेना को फायर कर रहा था।
रिचर्ड क्रेन थोड़े हैरान थे और थोड़े प्रभावित भी। उनका बेटा बड़ा हो गया था। मैंने और कुछ नहीं कहा, डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और ब्रेकफास्ट करने लगा। रिचर्ड क्रेन ने किसी से कहकर बाप बेटी को बाहर छोड़ने के लिए कहा। खाना खाने के बाद मैं घर से बाहर निकला। ड्राइवर काफी समय से आंगन में इंतजार कर रहा था। मैं गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी की खिड़की से मैंने देखा कि सेरेना अभी भी गेट पर थी। उसके पिता भी वहीं थे। घर के अंदर के उनके कोमल व्यवहार के उलट मिस्टर वेल्स ने अपना हाथ उठाया और सेरेना के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। मैं सेरेना के बैकग्राउंड को अच्छी तरह जानता था। उसकी माँ छोड़कर चली गई थी और सालों से वो अपने पिता के साथ रह रही थी। उसकी स्कूल की फीस रिश्तेदारों से उधार ली गई थी। बाद में जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो उसने खुद अपना इंतजाम किया। उन हालातों में भी वो पढ़ाई में बेहतरीन प्रदर्शन करने में सक्षम थी। हमेशा स्कूल में फर्स्ट रैंक लाती थी। इसीलिए मुझे उसके लिए खास तरह की सिंपैथी महसूस होती थी। स्कूल में कल जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से हर कोई मुझसे बहुत बेहतर बर्ताव कर रहा था। क्लासमेट्स मेरे पास आकर बात करने लगे। नेथन, क्या तुम्हारा परिवार सच में इतना अमीर है? तो सेरेना के सारे पैसे तुम्हारी तरफ से आते थे। तुम सब अभी भी उसे कोई अमीर हैरत समझते थे? मैं मुस्कुराया। क्या तुम सबको अभी तक ये समझ नहीं आया? हमें बस ये बहुत अजीब लगता है। तुमने सेरेना के साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं है और ब्रैंडन के साथ क्यों है? हे, क्यों ना तुम इसके बजाय मेरी तरफ देखो। मैं वादा करती हूँ कि मैं सेरेना से ज्यादा आज्ञाकारी हूँ। उसे ऐसा कहते सुनकर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। तभी सेरेना वहां आ गई। जब उसने उस लड़की की बात सुनी तो सेरेना ठंडी हंसी हंसी। तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा, है ना? लेकिन उसे पहले सच में तुम्हारी तरफ देखना तो पड़ेगा। उसके पास अब पहले से ही एक न्यू टारगेट है। तुम्हारा नंबर कब आएगा? लाइन में लग जाओ। न्यू टारगेट? सेरेना को ऐसा कहते सुनकर हर कोई देखने लगा। मेरा न्यू टारगेट कौन था? सेरेना से बेहतर भला कौन हो सकता था? क्या उनके स्कूल में सेरेना से ज्यादा आउटस्टैंडिंग कोई हो सकता था? शायद नहीं। भले ही वो अब अमीर नहीं रही थी, लेकिन सेरेना के ग्रेड्स बेहतरीन थे और वो खूबसूरत थी। इसलिए हर किसी को लगता था कि उसका भविष्य संभावनाओं से भरा है। सेरेना ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। इतने समय तक मेरा पालतू कुत्ता बने रहने के बाद सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हें डेट नहीं करूंगी, तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो नेथन। भले ही तुम ये टैक्टिक्स इस्तेमाल कर लो, मैं सेरेना वेल्स तुम्हें कभी पसंद नहीं करूंगी। तुम्हारे जैसे बेहद खराब ग्रेड्स वाला इंसान जिसके पास भरोसा करने के लिए सिर्फ परिवार का पैसा है, ये सोचता है कि हर कोई तुम्हारे इर्द गिर्द घूमेगा। तुम ब्रैंडन की एक उंगली के बराबर भी नहीं हो। जब सेरेना ने ये बात उठाई तो सबको याद आया कि मेरे ग्रेड सबसे खराब थे। मैं न केवल सेरेना का पालतू कुत्ता था, बल्कि मैं एक लॉस्ट कॉज, उम्मीद खो चुका केस भी था। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, सेरेना ने कल रात की बर्थडे पार्टी की बात छेड़ दी। तुमने ही मुझसे सबको इनवाइट करने के लिए कहा था। मैं तो जाना भी नहीं चाहती थी, लेकिन आखिर में तुमने जानबूझकर मुझे नीचा दिखाया। तुमने सबको एक अजीब सिचुएशन में डाल दिया। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास पैसा है तुम दूसरे लोगों की गरिमा के साथ खिलवाड़ कर सकते हो? और सच को मत मरोड़ो। ये कहना बंद करो कि तुम मेरा खर्चा उठाते हो। वह पैसा सिर्फ मेरी ट्यूटरिंग सैलरी थी। अब से मैं तुम्हारा एक पैसा भी नहीं लूंगी, लेकिन मुझसे मदद की उम्मीद भी मत रखना। सेरेना के अपनी बात खत्म करने के बाद उसने सीधे किसी और के साथ अपनी सीट स्विच कर ली, जिससे ये साफ हो गया कि वो मुझसे कोई मतलब नहीं रखना चाहती। मैंने उसकी ट्यूटरिंग की बात को हल्के में नहीं लिया। सेरेना, तुम्हारी सच में इतनी हिम्मत है कि तुम ट्यूटरिंग का जिक्र कर रही हो? जब से तुमने मुझे पढ़ाना शुरू किया है, मेरे पैसे खर्च करने के अलावा क्या तुमने कुछ भी काम का किया है? हर महीने मेरी रैंकिंग सबसे आखिरी आती है। यही तुम्हारा रिजल्ट है। सेरेना ने भावहीन होकर कहा। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम बहुत बुद्धू हो। इसमें मेरा क्या लेना देना? नेथन, तुम्हारे पास इतना पैसा है, क्यों ना तुम अपने लिए एक नया ब्रेन खरीद लो? जैसे ही सेरेना ने अपना मुंह खोला, हर कोई जोर जोर से हंसने लगा। तुम्हें इतना यकीन है कि मैं बुद्धू हूँ और तुम्हारी टीचिंग मेथड्स में कोई समस्या नहीं है? सेरेना ने सेलेस्ट के बारे में सोचा, ये जानते हुए कि मैं सेलेस्ट से मुझे पढ़ाने के लिए कहूंगा। उसने नाक सिकोड़ी। ठीक है, फिर तुम्हारी मर्जी। अगले महीने के एग्जाम में देखते हैं तुम्हारा रिजल्ट। मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं मांग रही, बस अपनी रैंकिंग में 100 पायदान का सुधार करके दिखाओ और मैं मान लूंगी कि गलती मेरी थी। वो देखना चाहती थी कि क्या सेलेस्ट सच में नेथन क्रेन को पढ़ा सकती है। उसे लगता था कि उसका दिमाग ही खराब है। ठीक है, मैंने उसकी तरफ देखा। उसने मुझे सिर्फ 100 स्थान सुधारने के लिए कहा था। उसने इससे ज्यादा कहने की हिम्मत भी नहीं की। इससे पता चलता था कि वो मुझे कितना नीचा समझती थी। सेरेना ने मुझे मान जाते देखा। तुम सबने सुना, इसने खुद हामी भरी है। अगर अगले महीने के एग्जाम में इसकी रैंकिंग 100 पायदान सुधरती है तो मैं सेरेना वेल्स खुद को सजा के तौर पर 6 मील दौड़ने की सजा दूंगी। डेरेक ने मेरी तरफ देखा। अगर क्वीन को 6 मील दौड़ना पड़ा तो अगर तुम हार गए तो तुम भी 6 मील क्यों नहीं दौड़ते? लेकिन नेथन, क्या तुम इसे संभाल पाओगे? अगर डर लग रहा है तो अभी अपनी हार मान लो। मैंने उनकी तरफ देखा। ठीक है, 100 पायदान चढ़ना उतना मुश्किल नहीं है, खासकर पिछले कुछ दिनों से सेलेस्ट के साथ पढ़ने के बाद। मुझे लगा कि उसका पढ़ाने का तरीका समझने में बहुत आसान था। मैं अपने अंदर काफी सुधार महसूस कर सकता था, इसलिए मैंने सीधे तौर पर हामी भर दी। इससे मुझे और कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा भी मिलेगी। आखिर जिन लोगों के पास लक्ष्य होते हैं उनके पास मोटिवेशन भी होता है। सेरेना ने मुझे सहमत होते देखा और अपनी हंसी नहीं रोक सकी। बेवकूफ। तभी ब्रैंडन अंदर आया। उसने सेरेना की कही हर बात सुन ली थी। वो पूरी रात खराब मूड में था, लेकिन अब तक उसने सब कुछ सोच लिया था। सेरेना के न केवल ग्रेड्स बेहतरीन थे, बल्कि वो खूबसूरत भी थी। ये सोचते हुए वो पास आया। सेरेना, भले ही तुम्हारे पिता सिर्फ एक शोफर हैं, लेकिन वो ईमानदारी की कमाई कर रहे हैं। साथ ही तुम्हारे ग्रेड्स हमेशा सबसे अच्छे रहे हैं। तुम्हारा परिवार अमीर नहीं है। आज तुम जहाँ हो वहाँ तक पहुँचना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। जैसे ही ब्रैंडन ने ये कहा, सेरेना के बारे में सारे शक दूर हो गए। मैंने उन दोनों को एक दूसरे का साथ देते देखा और उनके प्यार को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। कितना दिल छू लेने वाला था। इन दोनों को हमेशा साथ रहना चाहिए। पहले अंधा होने के कारण ये सब मेरी ही गलती थी। हमेशा उनके बीच आने की कोशिश करता था। सेरेना के हमले के बाद अब हर कोई मुझे एक लॉस्ट कॉज जिसका कुछ नहीं हो सकता समझने लगा था। स्कूल के बाद मेरे पिता खुद मुझे लेने आए। उन्होंने न केवल मुझे एक नया फोन खरीद कर दिया, बल्कि वो मुझे डिनर पर बाहर भी ले गए। डिनर के दौरान सेलेस्ट भी पहुंच गई। सेलेस्ट अपने अंकल के साथ आई थी। आगे की स्क्रिप्ट भेज दीजिए। इस बार ये हमारे दोनों परिवारों के बीच एक ऑफिशियल मीटिंग थी। रिचर्ड क्रेन काफी समय से इसका इंतजाम करना चाहते थे, लेकिन पहले मैंने इसका कड़ा विरोध किया था क्योंकि मेरी आंखों में सिर्फ सेरेना बसी थी, इसलिए ये डिनर कभी नहीं हो पाया।
आज क्योंकि मैं आने के लिए तैयार था, रिचर्ड क्रेन को बहुत गहरी संतुष्टि महसूस हुई। उनका बेटा बड़ा हो गया था और आखिरकार उनकी बात सुनने को तैयार था। खाने के दौरान वो और सेलेस्ट के अंकल खुशी खुशी बातें कर रहे थे। मैं सेलेस्ट के बगल में बैठा था और उसे उस शर्त के बारे में बता रहा था जो मैंने अपने ग्रेड्स को लेकर लगाई थी। जब मैंने अपनी बात खत्म की तो सेलेस्ट ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस धीरे से हूँ कहा। मुझे समझ नहीं आया कि उसका क्या मतलब था। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने बहुत जल्दबाजी में फैसला ले लिया? प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। सेलेस्ट ने अपना सिर हिलाया। नहीं। तो क्या तुम्हें लगता है कि मेरी कोई उम्मीद है? हालांकि आजकल जब तुम चीजें समझाती हो तो मैं सब कुछ समझ पाता हूँ। सेलेस्ट ने मेरी तरफ देखा। यह ठीक है, बस इसे मुझ पर छोड़ दो। इसके अलावा तुम असल में काफी स्मार्ट हो, उतने बुद्धू नहीं हो जितना लोग कहते हैं। उसने जिस दूसरे व्यक्ति का जिक्र किया वो जाहिर तौर पर सेरेना थी। जब सेरेना ने मुझे बुद्धू कहा था तब सेलेस्ट ने उस समय कुछ नहीं कहा था, लेकिन उसे वो बात याद थी। जैसे ही हम बात कर रहे थे मैंने अचानक गौर किया कि प्राइवेट रूम में शांति छा गई है। मैंने देखा कि मेरे पिता और सेलेस्ट के अंकल दोनों मेरी तरफ देख रहे थे। इससे मुझे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। डैड, आप मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? कोई बात नहीं, तुम दोनों अपनी बात जारी रखो। रिचर्ड क्रेन मुस्कुराए। इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप वाकई बुरे नहीं थे। डिनर के बाद रिचर्ड क्रेन और अंकल थॉर्नटन को अभी भी बिजनेस पर चर्चा करनी थी, इसलिए सेलेस्ट और मैं पहले निकल गए। हम घर नहीं गए बल्कि एक कॉफी शॉप ढूंढी जहां हम दोनों ने अपना होमवर्क डिस्कस करना जारी रखा। अब तक मेरा सिर पढ़ाई के मटेरियल से भरा हुआ था। कुछ ही देर में एक सर्वर हमारा ऑर्डर लेकर आया। मैंने ऊपर देखा और मेरे सामने सर्वर की यूनिफॉर्म में जो इंसान था वो कोई और नहीं बल्कि सेरेना थी। मैंने उसे कुछ हैरानी से देखा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सेरेना ने मुझ पर एक ठंडी नजर डाली। मुझे तुमसे ये सवाल पूछना चाहिए। तुम्हें पता था कि मैं यहाँ पार्ट टाइम काम करती हूँ, तो तुम जानबूझकर यहाँ मुझे उकसाने आए हो, भले ही मैं अब तुम्हारे साथ इतना ठंडा बर्ताव कर रही हूँ। सेरेना बता सकती थी कि मैं अब भी उसे पसंद करता हूँ। मैं बस उसे गलती करने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहा था, वरना मैं उसकी पार्ट टाइम जॉब वाली जगह पर क्यों आता? ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता था। मैं ठंडी हंसी हंसा। तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो, ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। सेरेना ने सेलेस्ट पर एक नजर डाली, रुकी नहीं और मुड़कर चली गई। उसे उनके साथ समय बर्बाद करने की कोई इच्छा नहीं थी। उसके चेहरे पर वो घमंडी और आत्मसंतुष्ट भाव देखकर मुझे सच में समझ नहीं आया कि उसे किस बात पर इतना गर्व था। मैं वापस मुड़ा और सेलेस्ट को आइसक्रीम थमाई, फिर उसका बैग पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया और हम साथ में कॉफी शॉप से बाहर निकल गए। असल में मैंने थोड़ी देर और रुकने का सोचा था, लेकिन फिर मैं यहाँ सेरेना से टकरा गया। इसने सच में मेरा मूड खराब कर दिया। अगले 2 हफ्तों तक मैंने हर दिन कड़ी मेहनत की। सेलेस्ट भी मुझे ट्यूटर करने के लिए अक्सर आती रहती थी। मेरे ग्रेड्स में काफी सुधार हुआ था, लेकिन हर बार जब सेरेना मुझे इतनी मेहनत करते देखती तो वो मेरा मजाक उड़ाए बिना नहीं रह पाती थी। नेथन, अगर तुम्हें पछतावा हो रहा है तो अभी भी पीछे हटने का समय है, वरना जब रिजल्ट्स आएंगे तो अपनी बात से मुकरना मत। मैंने भौहें सिकोड़ी। तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही हो। मंथली एग्जाम आखिरकार खत्म हो गया। मैं बहुत अच्छे मूड में था। हालांकि अभी रिजल्ट्स घोषित नहीं हुए थे, लेकिन मुझे लगा कि मैंने काफी अच्छा किया है। सेलेस्ट आंगन में बैठी थी। मैंने सेलेस्ट से कहा, तुम आज जल्दी आ गई हो। सेलेस्ट ने मेरी तरफ देखा। मैं लगभग हर दिन जल्दी आती हूँ। मुझे उत्सुकता हुई, क्या स्कूल में तुम्हारी कोई और एक्टिविटीज नहीं होती? सेरेना भी अपने स्कूल की टॉप स्टूडेंट थी। वो और ब्रैंडन पहले हर दिन ढेर सारे कामों में बिजी रहते थे, लेकिन उसकी तुलना में सेलेस्ट काफी फ्री लगती थी। हर बार जब मैं घर आता वो पहले से वहाँ होती थी। सेलेस्ट मुस्कुराई। मुझे काफी आजादी है, वे मुझ पर नजर नहीं रखते। तो तुम किसी भी स्कूल एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेती? सेलेस्ट ने सिर हिलाया। मैं आमतौर पर हिस्सा नहीं लेती। मैं ये जानने के लिए बेताब था कि मैंने असल में क्या स्कोर किया है, इसलिए मैं कुछ देर आंगन में सेलेस्ट के साथ बैठकर आंसर्स चेक करने लगा और पता चला कि मैंने बहुत सारे सवाल सही किए थे। मेरा मूड बहुत अच्छा हो गया। जब रिजल्ट्स घोषित हुए तो होम रूम टीचर क्लास में आए और हमेशा की तरह सेरेना और ब्रैंडन की तारीफ की। ये दोनों फिर से फर्स्ट और सेकंड आए हैं। उनकी तारीफ करने के बाद टीचर ने आगे कहा, लेकिन इस बार मैं एक और व्यक्ति का जिक्र करना चाहता हूँ। वह व्यक्ति है नेथन क्रेन। ये सुनकर मैं तुरंत सतर्क हो गया। सेरेना की आंखें मजाक से भरी थीं। टीचर फिर बोले, नेथन ने इस बार बहुत अच्छा किया है। वो हमेशा सबसे नीचे रहता था, लेकिन इस बार उसने बहुत बड़ी प्रोग्रेस की है। इस बार उसका स्कोर ग्रेड के टॉप 200 में आया है। अगर वह इसी तरह मेहनत करता रहा तो वो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में निश्चित रूप से अच्छे परिणाम हासिल करेगा। टॉप 200। यह सुनकर सबकी आंखें फटी रह गईं। यहाँ तक कि सेरेना भी एक पल के लिए ठिठक गई। उसने तो सिर्फ ये उम्मीद की थी कि मैं ज्यादा से ज्यादा 100 पायदान ऊपर आऊंगा, और अब मैं टॉप 200 में आ गया था। मैंने भी इतने सुधार की उम्मीद नहीं की थी। तथ्यों ने साबित कर दिया कि कड़ी मेहनत रंग लाती है। सर, क्या आपको यकीन है कि आपसे कोई गलती नहीं हुई है? नेथन के ग्रेड्स पहले हमेशा इतने खराब थे, ये कैसे मुमकिन है? टीचर ने मेरी तरफ देखा। बेशक, मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। पहले क्लास का औसत बिगाड़ने वाले छात्र की वजह से वो काफी परेशान रहते थे। किसने सोचा होगा कि मेरे ग्रेड्स में इतना सुधार होगा? टीचर द्वारा सराहे जाने पर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने सेरेना की तरफ देखा। तो क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं बुद्धू हूँ? उन 6 मील को मत भूलना। सेरेना ने अपने होंठ भींचे। उसे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा था। स्कूल के बाद सेरेना ने बेमन से 6 मील की दौड़ लगाई। मैं भी घर नहीं गया, खास तौर पर उसकी ह्यूमिलिएशन देखने के लिए रुका रहा। ब्रैंडन पास ही खड़ा मुझे देख रहा था। डेरेक ने ब्रैंडन से फुसफुसाते हुए कहा, तो क्या हुआ अगर वो टॉप 200 में है? इसमें कौन सी बड़ी बात है? ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे फर्स्ट आया हो। क्वीन सेरेना फर्स्ट आई हैं और वो भी इतना घमंड नहीं दिखा रही हैं। हमारे ब्रैंडन की सेकंड रैंक आई है। ब्रैंडन की नजर सेरेना पर पड़ी और उसने शांति से कहा, शर्त तो शर्त है। सेरेना ऐसी नहीं है जो हार बर्दाश्त न कर सके। डेरेक ने उसकी चापलूसी की। सही बात है। तो क्या हुआ अगर नेथन के ग्रेड सुधर गए? सेरेना ने 6 मील की दौड़ पूरी की और तब तक लगभग अंधेरा हो चुका था। उसने मेरी तरफ देखा। अब खुश हो? मैंने सिर हिलाया और खड़ा हो गया। यह कड़ी मेहनत थी। अगली बार फिर कभी भी मुझसे शर्त लगा सकती हो। मैं चला गया और ब्रैंडन बोला, नेथन के ग्रेड्स पहले हमेशा खराब थे, वह अचानक इतना कैसे सुधर गया? उसने चीट तो नहीं किया है ना? डेरेक बीच में बोला। मुझे शक है कि वो क्वीन सेरेना को हराने के लिए इतना उतावला था कि उसने चीटिंग की, वरना क्वीन सेरेना उसे पहले हर दिन पढ़ाती थी और तब भी उसके ग्रेड्स खराब थे। वो अचानक इतना कैसे सुधर सकता है? मैं कल टीचर को बताऊंगा। मैं गाड़ी लेकर घर चला गया।
सेलेस्ट के साथ ये खबर शेयर करने के लिए बेताब था, लेकिन मिसेस पोर्टर ने कहा कि मिस थॉर्नटन आज नहीं आई हैं। मुझे थोड़ी निराशा हुई। हाल ही में मेरे पिता बिजनेस के सिलसिले में बाहर थे, इसलिए मैं घर में अकेला था। मैंने सेलेस्ट को कॉल किया। हेलो, क्या तुम अभी बिजी हो? मैं तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा? मैंने सुना कि तुम आज नहीं आई थी, तो सोचा कॉल करके हालचाल ले लूं। सेलेस्ट ने समझाया, मुझे आज कुछ जरूरी काम निपटाना था। मैंने खुशी खुशी कहा, इस बार मेरे ग्रेड्स में बहुत सुधार हुआ है, मैं टॉप 200 में आ गया हूँ। क्या तुम्हें पता है कि सेरेना ने आज 6 मील की दौड़ लगाई? उसे इस तरह हारते देखना बहुत अच्छा लगा। सेलेस्ट शांति से मेरी खुशी सुनती रही। कुछ देर बाद मैंने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम सुन भी रही हो? सेलेस्ट ने जवाब दिया, मैं सुन रही हूँ। कंग्रेचुलेशंस नेथन। मैंने आगे पूछा, तुम मुझे पढ़ाने के लिए हर दिन आ रही हो, तुम थक गई होगी, क्यों ना तुम कुछ दिनों की छुट्टी ले लो और मैं खुद पढ़ाई कर लूँ। अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं तुम्हें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दूंगा। सेलेस्ट ने बस इतना कहा। ठीक है। मैं हैंग अप करने की जल्दी में नहीं था। तुम बहुत खुश नहीं लग रही हो, क्या कुछ हुआ है? क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? इस सवाल ने सेलेस्ट को खामोश कर दिया। उसका व्यवहार हमेशा की तरह ही था, फिर भी नेथन फोन पर बता सकता था कि उसका मूड ठीक नहीं है। उसे चुप देखकर मैंने कहा, मुझे पता है कि तुम्हें अपनी बातें बताना पसंद नहीं है, लेकिन सेलेस्ट अब हम टीममेट्स हैं। तुमने मेरी इतनी मदद की है तो मुझे भी तुम्हारी मदद करनी चाहिए। ये सुनकर सेलेस्ट अपनी हल्की मुस्कान नहीं रोक सकी। ओके। अगले दिन जब मैं स्कूल पहुंचा तो होमरूम टीचर एक गंभीर चेहरे के साथ अंदर आए। वो बहुत गुस्से में लग रहे थे और उनकी नजर मुझ पर टिकी थी। नेथन, खड़े हो जाओ। मैं खड़ा हो गया और उलझन में टीचर की तरफ देखने लगा। टीचर ने कहा, किसी ने रिपोर्ट किया है कि तुमने इस महीने के एग्जाम में चीटिंग की है, क्या तुम्हें कुछ कहना है? जैसे ही मैंने चीटिंग शब्द सुना, मैंने कमरे में चारों ओर देखा और गौर किया कि सबकी नजरें मुझ पर थीं, खासकर डेरेक पर, जिसके चेहरे पर जीत की चमक थी। मैंने कहा, सर, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मेरे चीट करने का क्या सबूत है? टीचर ने अपनी मुट्ठी भींची और बोले, पिछली बार तुम्हारे ग्रेड्स बहुत ही खराब थे और इस बार तुमने अचानक इतना बड़ा सुधार किया है, इसे समझना वाकई मुश्किल है। यकीन करने के लिए हमने तुम्हें दोबारा परीक्षा देने के लिए एक अलग टेस्ट देने का फैसला किया है। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? दोबारा टेस्ट देने की बात सुनकर मैं खुश नहीं था। डेरेक तुरंत कूद पड़ा। देखा, मैंने कहा था ना कि उसने चीटिंग की है। अगर उसने ये ग्रेड्स खुद हासिल किए हैं तो वो डर क्यों रहा है? एक टेस्ट दोबारा देने में क्या बड़ी बात है? उसे इतनी संतुष्टि के साथ मुझे देखते देख मुझे ये मजाक लगा। तुमने बिना किसी सबूत के मेरे खिलाफ चीटिंग की रिपोर्ट की। यह स्लैंडर, अपमान है। अगर हर कोई तुम्हारी तरह होता और हर दिन मेरी रिपोर्ट करने पहुंच जाता तो क्या मुझे हमेशा टेस्ट दोबारा ही देते रहने पड़ेंगे? इससे अच्छा तो मैं स्कूल ही छोड़ दूं। जैसे ही मैं बोला, सेरेना ने भी कुछ हैरानी से मेरी तरफ देखा। आमतौर पर मुझे किसी का सामना करने में मुश्किल होती थी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि इस बार मेरी सोच इतनी साफ होगी। क्या ये वही इंसान था? वो मुझे इतने समय से जानती थी, मेरी रग रग से वाकिफ थी, लेकिन अब उसे लग रहा था कि मैं बहुत बदल गया हूँ। मुझे ठोस दलीलों के साथ पलटकर जवाब देते देख टीचर ने कहा, किसी के शक करने पर कोई उन्हें दोष नहीं दे सकता। इस बार तुम्हारा दोबारा टेस्ट लेना तुम्हारी बेगुनाही साबित करने के लिए भी है। तुम नहीं चाहोगे कि सब तुम्हारी पीठ पीछे तुम पर शक करें, है ना? टीचर को इतना जिद करते देख ऐसा लग रहा था कि उन्हें यकीन नहीं है कि मैंने ये ग्रेड्स अपनी काबिलियत से हासिल किए हैं। मैं मुस्कुराया। सर, बेशक मैं दोबारा टेस्ट दे सकता हूँ। मुझे बस इतना लगता है कि बिना किसी वजह के इस तरह शक किया जाना वाकई अनफेयर है। आखिर हम सब क्लासमेट्स हैं और डेरेक ने जिस तरह मुझ पर आरोप लगाया है, मुझे नहीं पता कि उसका मोटिव क्या है। अगर अगली बार मैं और भी अच्छा स्कोर करूं तो क्या उसके पास कहने के लिए और भी बहुत कुछ नहीं होगा? इसलिए चूंकि उसने बिना किसी आधार के आरोप लगाने का रास्ता चुना है तो उसे इसकी कीमत चुकानी चाहिए। अगर ये साबित हो जाए कि मैंने चीट नहीं किया है तो क्या आप उसे एक्सपेल कर सकते हैं? जैसे ही टीचर ने एक्सपेल शब्द सुना, वो हिचकिचाने लगे, ये सोचते हुए कि क्या ये सजा बहुत कठोर होगी। डेरेक के ग्रेड्स मुझसे बेहतर थे, इसलिए जाहिर तौर पर टीचर का झुकाव थोड़ा उसकी तरफ था। मैंने डेरेक की तरफ देखा। क्या हुआ? तुम्हें तो पूरा यकीन था कि मैंने चीटिंग की है, क्या अब शर्त लगाने की हिम्मत नहीं है? डेरेक तुरंत राजी हो गया। उसने गुस्से में टीचर से कहा, सर, मैं इस पर अपना फ्यूचर दांव पर लगाने के लिए तैयार हूँ। हर कोई जानता है कि नेथन के ग्रेड्स कैसे होते हैं। मुझे यकीन है कि उसने चीट किया है। नेथन दोबारा टेस्ट नहीं देगा, वो बस यहाँ बहाने बना रहा है। डेरेक ने खुद को यकीन दिला लिया था कि मैं गुनहगार हूँ। उसने टीचर से कहा, अगर ये कंफर्म हो जाए कि नेथन ने चीटिंग की है तो उसे भी एक्सपेल कर देना। मैं ऐसे किसी इंसान के साथ एक ही स्कूल में नहीं रहना चाहता। इससे पहले कि टीचर कुछ जवाब देते, मैंने पहले ही हामी भर दी। नेथन, क्लास के बाद मेरे ऑफिस में आना। इतना कहकर टीचर बाहर चले गए। डेरेक तमाशा देखने के इंतजार में मुझे घूरने लगा। सेरेना ने मेरी तरफ देखा। मुझे फिर से एक्सपल्शन की शर्त लगाते देख वो खुद को सलाह देने से नहीं रोक सकी। नेथन, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम ये शर्त लगाना चाहते हो? अगर ये साबित हो गया कि तुमने चीट किया है तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। वो और भी ज्यादा एम्बैरेसिंग होगा। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो जाकर टीचर से माफी मांग लेती। एक मंथली एग्जाम इतनी बड़ी बात नहीं है। जब तक तुम ईमानदारी से माफी मांगते हो, मैं तुम्हारे लिए टीचर से बात कर सकती हूँ। आखिर तुमने मुझे हराया है और मैं इसे अपने दिल पर नहीं लूंगी। सेरेना को इस तरह एक्ट करते देख जैसे वो मुझ पर कोई एहसान कर रही हो, मैंने व्यंग्य से कहा, क्या तुम्हें भी नहीं लगता कि मैंने ये ग्रेड्स कॉपी करके हासिल किए हैं? इसीलिए तुम यहाँ दयालु बनने का नाटक कर रही हो और मुझे सलाह दे रही हो। मुझे सलाह देने के बजाय तुम डेरेक को सलाह क्यों नहीं देती? आखिर वो तुम्हारे बॉयफ्रेंड का बेस्ट फ्रेंड है। हालांकि डेरेक वो था जो आगे बढ़ा था, लेकिन ब्रैंडन भी बेगुनाह नहीं था। सेरेना ने तो मुझे अच्छी सलाह देने की कोशिश की थी, लेकिन ये देखकर कि मैं उसकी कद्र नहीं कर रहा हूँ, उसके हाव भाव ठंडे पड़ गए। मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ और तुम्हें समझ तक नहीं आ रहा। क्या तुम नेक इरादों और बुरे इरादों में फर्क नहीं कर सकते? मेरी मदद? मैंने उत्सुकता से सेरेना की तरफ देखा। क्या हुआ? एक सर्वर के तौर पर काम करना आसान नहीं है क्या? क्या अब पछतावा हो रहा है और वापस आकर मुझ पर मूछ मुफ्तखोरी करना चाहती हो? मूछ शब्द सुनकर सेरेना का चेहरा काला पड़ गया। उसकी पार्ट टाइम जॉब आजकल ठीक नहीं चल रही थी। उसका स्कूल का काम पहले से ही काफी था। स्टूडेंट काउंसिल में भी बहुत काम था और हर दिन वो घर पहुंचने से पहले देर रात तक बिजी रहती थी। मुख्य बात ये थी कि वो थोड़े से पैसे उसके खर्चों को पूरा करने के लिए काफी नहीं थे। मैंने उसे फिजूल खर्ची की आदतों में बिगाड़ दिया था और अब उसे एहसास हो रहा था कि अमीर से गरीब होना कितना मुश्किल है, खासकर मेरे बिना। उसने पहले सोचा था कि मैं बस एक अमीर वारिस हूँ जो थोड़ा भड़क गया है और कुछ दिनों के लिए उसकी मुश्किलें बढ़ाना चाहता है। लेकिन अब नेथन को क्या हो गया था? वो अब उसके पास वापस नहीं आ रहा था।
पहले चाहे वो उसके साथ कितना भी बुरा बर्ताव क्यों न करे, वो हमेशा रेंगते हुए वापस आ जाता था। सेरेना को मेरी बात का खंडन न करते देख मैं मुस्कुराया। क्या तुम अब भी यही सोच रही हो कि मैं कुछ दिनों के लिए नाराज रहूंगा और फिर तुमसे सुलह करने के लिए रेंगते हुए वापस आ जाऊंगा? सेरेना ने अपने होंठ भींचे। मुझे उसकी जरूरत नहीं है। मैं ठंडी हंसी हंसा। अगर तुम अभी भी सोच रही हो कि मैं भीख मांगते हुए वापस आऊंगा तो तुम सिर्फ दिन में सपने देख रही हो। अगर तुम चाहती हो कि मैं वापस मुड़ूं तो तुम आकर मुझसे भीख मांगो। शायद अगर मुझे लगा कि तुम काफी दयनीय हो तो मैं तुम्हारे साथ थोड़ा बेहतर व्यवहार करूं, तुम्हें कुछ पैसे दे दूं। सेरेना ने गुस्से में कहा, अपने सपनों में सोचना। उसने अब मेरी ओर देखना बंद कर दिया। मैं भी किसी जल्दी में नहीं था। क्लास के बाद मैं टीचर के ऑफिस गया। उन्होंने मुझे देने के लिए एक नया टेस्ट तैयार किया। मेरे खत्म करने के बाद कई टीचरों ने मिलकर टेस्ट चेक किया और नतीजों की घोषणा की। मेरे ग्रेड वाकई शानदार थे, जिससे साबित हो गया कि मेरे मंथली एग्जाम के स्कोर नकल किए हुए नहीं थे। होमरूम टीचर कुछ हद तक हैरान थे। ऐसा लगता है कि तुमने वाकई चीट नहीं किया, लेकिन पहले तुम्हारे ग्रेड इतने खराब क्यों थे? मैंने सोचा कि पहले मैं सेरेना की वजह से कैसा बर्ताव करता था। मैं पहले मूर्ख था, पढ़ाई को गंभीरता से नहीं लिया। हाल ही में मेरे परिवार ने एक नया ट्यूटर रखा है और परिणाम बहुत ही स्पष्ट हैं। मैं क्लास में वापस आ गया और होमरूम टीचर प्रॉक्टर के साथ आए और नतीजों की घोषणा की, जिससे पुष्टि हो गई कि मैंने चीट नहीं किया था। डेरेक का चेहरा घबराहट से भर गया। यह कैसे संभव है? उसने चीट कैसे नहीं किया होगा? होमरूम टीचर का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। हमारी क्लास का माहौल वाकई बहुत खराब हो गया है। सहपाठियों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, लेकिन इसके बजाय आप उन छात्रों के बारे में धारणाएं बना रहे हैं जिन्होंने प्रगति की है, और ये उनके लिए सबसे बड़ा झटका है। मुझे उम्मीद है कि हर कोई इससे सीख लेगा। मैंने डेरेक की ओर देखा। तुमने कहा था कि तुम अपनी मर्जी से स्कूल छोड़ दोगे। तुम अपनी बात से मुकरने तो नहीं वाले, है ना? डेरेक ने कुछ नहीं कहा। लगता है तुम अपना वादा तोड़ना चाहते हो। तो ये पता चला कि वाकई ऐसे लोग भी हैं जो अपनी जुबान तक नहीं रख सकते। चूंकि ऐसी बात है तो आगे से कोई शर्त मत लगाना। ब्रैंडन ने अपने सबसे अच्छे दोस्त को परेशान होते देखा और बीच बचाव करने के लिए आगे आया। नेथन, हम सब क्लासमेट्स हैं, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। डेरेक का इरादा अच्छा था। उसे डर था कि कहीं तुम कमजोरी के पल में गलत रास्ता न चुन लो। उसका मतलब किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था। उसे एक और मौका दो। जैसे ही ब्रैंडन बोला, दूसरे क्लासमेट्स ने भी मेरी ओर देखा। सही बात है, एक्सपल्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा। मैं मुस्कुराया। वे वाकई ब्रैंडन को बहुत सम्मान देते थे। उसने जो कुछ भी कहा वे उसके साथ हो लिए। मैंने ब्रैंडन की ओर देखा। तुम्हें उसकी इतनी परवाह है तो उसकी जगह तुम स्कूल क्यों नहीं छोड़ देते? मेरे शब्दों ने तुरंत आक्रोश पैदा कर दिया। नेथन, जिसने तुम्हारा अपमान किया वो डेरेक था, ब्रैंडन नहीं। तुम ब्रैंडन के पीछे इस तरह क्यों हाथ धोकर पड़ रहे हो? सबको मुझे निशाना बनाते देख मैं मुस्कुराया। निष्पक्ष व्यवहार, क्या ये मांगना बहुत ज्यादा है? अगर आज मुझे निकाला जा रहा होता तो क्या वो मेरे लिए भी इसी तरह बोलता? ब्रैंडन ने तुरंत कहा, बेशक मैं तुम्हारे लिए बोलता। मैंने हमेशा सबसे कहा है कि तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करें। मैं उसका ये फर्जी नाटक बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। ठीक है, जो भी हो डेरेक, अगर तुम नहीं चाहते तो तुम्हें स्कूल छोड़ने की जरूरत नहीं है। आखिर तुम ऐसे इंसान हो जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं है। चूंकि तुम स्कूल नहीं छोड़ना चाहते तो इसके बजाय 12 मील दौड़ने के बारे में क्या ख्याल है? डेरेक ने मेरी ओर देखा। 12 मील? क्या तुम उसे मारना चाहते हो? उसकी शारीरिक क्षमता पहले से ही बहुत कम थी। मैं ठंडी हंसी हंसा। अगर वो ये नहीं कर सकता तो बस स्कूल छोड़ दे। असल में डेरेक स्कूल छोड़े या ना छोड़े इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अगर मैंने उसे सजा नहीं दी तो भविष्य में हर कोई मुझ पर हावी होने की कोशिश करेगा। क्लास के बाद डेरेक अपनी 12 मील की दौड़ पूरी करने गया। मैं भी वहां से नहीं हटा और वहीं बैठकर उसे एक के बाद एक चक्कर लगाते हुए देखता रहा। मेरा उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। उसका स्टैमिना बहुत खराब था और कुछ ही देर में वो इतना थक गया कि लगभग बेहोश होने वाला था। ब्रैंडन पास आया और मुझसे बोला, नेथन, डेरेक जानता है कि वो गलत था। इस बार उसे छोड़ दो। उसकी सेहत ठीक नहीं है। अगर उसने पूरे 12 मील पूरे किए तो वो मर जाएगा। तो तुम ये कह रहे हो कि अगर तुम्हारी अफवाहों ने मुझे मौत के मुंह तक धकेल दिया होता तो मैं उसी के लायक होता? ब्रैंडन ने बात घुमाई। लेकिन क्या तुम अब ठीक नहीं हो? तुम उस तरह के इंसान नहीं हो जो कुछ कड़ा कदम उठाए। मैंने अपनी नजर ब्रैंडन के चेहरे पर टिका दी। तुम्हारी सच में बहुत हिम्मत है। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे भी दूसरे क्लासमेट्स की तरह होना चाहिए, जो तुम जो कहो वही करें? अगर तुम इससे खुश नहीं हो तो डेरेक की जगह तुम दौड़ो। बस वहां खड़े होकर ताने मत मारो। ब्रैंडन को निशाना बनते देख सेरेना आगे बढ़ी। नेथन, इतनी अति मत करो। ब्रैंडन तो बस तुम्हें प्यार से समझा रहा था। क्या तुम्हें डर नहीं है कि अगर बाद में कुछ हो गया तो तुम उसे संभाल नहीं पाओगे? मैं उसकी ओर मुड़ा। क्या बुरा लग रहा है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड मुझे उकसाने आया था? अगर तुम डांट नहीं खाना चाहती तो मुझसे दूर रहो। वे सारे गिफ्ट्स जो मैंने तुम्हें पहले दिए थे वे सब मेरे पैसों से खरीदे गए थे। मुझे ये मत बताना कि तुम्हें लगता है कि लोगों को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें बस इस बात की परवाह है कि तुम्हारा परिवार गरीब है और तुम्हारे पिता को जुए की लत है। ब्रैंडन को सिर्फ इतना पता था कि सेरेना के पिता एक शोफर थे। उसे ये नहीं पता था कि वो जुआरी भी थे। एक जुआरी भी? तो अगर मैं उसके साथ रहता हूँ तो क्या वो एक बिना पेंदी का लोटा, खर्चे का गड्ढा नहीं होगा? ब्रैंडन ने सेरेना की ओर देखा और उसके चेहरे के भाव बिगड़ते हुए देखे, लेकिन वो सेरेना के पारिवारिक मुद्दों की चिंता करने के मूड में नहीं था। ब्रैंडन ने मुझसे कहा, नेथन, तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो और तुम मेरे दोस्त के पीछे पड़े हो। क्या ये सेरेना की वजह से है? तुम्हें लगता है कि मैंने उसे तुमसे छीन लिया है? ठीक है, मैं उसे तुम्हें वापस दे दूंगा। सेरेना ने ब्रैंडन को पकड़ लिया। ऐसा मत कहो, मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। वे दोनों साथ में बहुत प्यारे लग रहे थे। ओह, ऐसा लग रहा था जैसे मैं विलन हूँ। मैं हंसा। ठीक है, जो भी हो सेरेना, तुम उसे अपने पास रख सकती हो। मैं कचरा बाहर नहीं निकालता। जहाँ तक तुम्हारे ये कहने की बात है कि मैं डेरेक को परेशान कर रहा हूँ, पूरा स्कूल जानता है कि उसने मुझे परेशान किया है। मैं पहले ही बहुत उदार हो रहा हूँ। अगर वो नहीं दौड़ना चाहता तो वो बस स्कूल छोड़ सकता है। मैं उसे नहीं रोक रहा। सेरेना ने देखा कि मेरा कुछ नहीं हो सकता और उसने ब्रैंडन से कहा, ब्रैंडन, ये ऐसा ही है, इसे हमारी चिंता की जरूरत नहीं है। अगर बाद में डेरेक को कुछ हो गया तो इसके पास पछताने के लिए बहुत देर हो जाएगी। चलो चलते हैं। इसके साथ ही उसने ब्रैंडन को वहां से खींच लिया। डेरेक का स्टैमिना खराब था और सिर्फ 6 मील के बाद वो गिर पड़ा और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। मैं उनके पीछे पीछे हॉस्पिटल तक गया। सेरेना ने पीछे से मुझे देखा। अब खुश हो? मैं मुस्कुराया। बेशक मैं खुश हूँ।
इसमें खुश ना होने वाली क्या बात है। इसके साथ ही मैंने अपना फोन निकाला और हॉस्पिटल डायरेक्टर को कॉल किया, उससे अपने सबसे अच्छे डॉक्टर का इंतजाम करने के लिए कहा। फिर मैंने सारे मेडिकल बिलों का भुगतान कर दिया। अस्पताल के कमरे में ब्रैंडन ने डेरेक की ओर देखा जो अभी अभी जागा था। क्या तुम ठीक हो? डेरेक ने आंखें खोली और विक्टिम बनने का नाटक शुरू कर दिया, ये कहते हुए कि उसे हर जगह दिक्कत हो रही है। मैं ठंडी हंसी हंसा और उसकी बात बीच में ही काट दी। एक स्पेशलिस्ट ने अभी तुम्हारी जांच की है, तुम अभी पूरी तरह स्वस्थ हो, बस तुम्हारी शेप बहुत खराब है। वे सलाह देते हैं कि तुम और कसरत करो। जब तुम कल स्कूल आओगे तो याद रखना कि तुम्हें बाकी के 6 मील दौड़ने हैं। मेरे ये कहने के बाद डेरेक की आंखें फटी रह गईं। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? मैं ठंडी हंसी हंसा। क्या तुम अपनी जुबान से मुकरना चाहते हो? तो बस स्कूल छोड़ने का रास्ता चुन लो। डेरेक ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मैं इसे कल पूरा करूंगा। अगर मैंने पूरा नहीं किया तो मैं डेरेक अपना सरनेम बदल दूंगा। इसके साथ ही मैं अस्पताल के कमरे से बाहर निकल गया। डेरेक ठीक था और आईवी चढ़ने और अस्पताल में आराम करने के बाद ब्रैंडन और सेरेना उसे घर ले गए। मैं घर गया, अस्पताल से मिले भुगतान की रसीद और डायग्नोसिस की फोटो ली और उन्हें क्लास के ग्रुप चैट में भेज दिया। बहुत से लोगों को विक्टिम कार्ड खेलते देख मैं किसी को भी अपने खिलाफ हथियार देने वाला नहीं था। इस घटना के बाद जब बाकी क्लासमेट्स ने मुझे देखा तो वे काफी सतर्क थे। सोमवार दोपहर जैसे ही मैं स्कूल से निकला, मैंने गेट पर 2 लड़कियों को खड़े देखा। उनकी यूनिफॉर्म से लग रहा था कि वे वेस्टब्रुक एकेडमी से हैं, क्योंकि सेलेस्ट भी वेस्टब्रुक एकेडमी की यूनिफॉर्म पहनती थी। ड्राइवर पहले से ही गेट पर इंतजार कर रहा था। मैं गाड़ी में बैठने ही वाला था कि मेगन ने मेरा रास्ता रोक लिया। क्या तुम नेथन क्रेन हो? मैंने रूखेपन से कहा। तुम कौन हो? मेगन मुस्कुराई। तो तुम वही हाई स्कूल के बच्चे हो जिसे अमीर औरतें पाल रही हैं। आजकल फोरम्स पर तुम्हारे बारे में हर जगह अफवाहें हैं, ये हमारे स्कूल तक फैल गई हैं। मैं मुस्कुराया, गुस्सा नहीं हुआ और शांति से पलट कर पूछा, तुम्हारा नाम मेगन है? ये सुनकर मेगन ने मुझे हैरानी से देखा। तुम मुझे जानते हो? मैंने सुना है कि तुम पहले सेरेना को भी पालते थे। क्या ये सच है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझ पर फिदा हो गए हो? मैं कोई एरी गैरी लड़की नहीं हूँ, समझे। उसने सुरक्षा के तौर पर अपना सीना भी ढक लिया, जैसे कि मैं उसे गलत तरीके से छूने वाला था। मुझे ये मजाक लगा और मैंने उस पर एक नजर डाली। क्या तुम्हारे घर में शीशा नहीं है? लेकिन पेशाब तो होगा ही, है ना? जाओ पेशाब करो और अपनी शक्ल देखो। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें देखने की जहमत उठाऊंगा? इसके साथ ही मैंने अपना बैग कंधे पर लटकाया और आगे बढ़ गया। मेगन ने मुझे इस तरह अपमानित करते सुना तो गुस्से में अपना पैर पटका और चिल्लाई, तुम इस तरह कैसे बात कर सकते हो? मैं उसकी परवाह नहीं कर सकता था और सीधे गाड़ी में बैठ गया। मेगन वहीं खड़ी रही, उसके होठों का कोना धीरे से ऊपर की ओर मुड़ा। नेथन क्रेन, हाँ, मैं तुम्हें याद रखूंगी। जब मैं घर पहुंचा तो सेलेस्ट, जो कई दिनों से गायब थी, आखिरकार दिखाई दी। मैंने उससे कहा, मुझे लगा तुम अब नहीं आओगी। सेलेस्ट मुस्कुराई और समझाया, ऐसा नहीं है, मैं बस हाल ही में थोड़ी बिजी थी। मैंने हाथ हिलाकर उसे चुप करा दिया। तुम्हें मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है, मैं पहले से ही खुश हूँ कि तुम मुझे पढ़ाने आ सकती हो। अगर तुम्हारे पास और भी काम है तो शौक से करो। मैंने अपनी पास्ट लाइफ में उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया था, फिर भी आखिर में उसने मेरे बारे में ही सोचा। मेरी ये बात सुनकर सेलेस्ट ने सिर हिलाया, फिर मेरे पीछे स्टडी रूम में आ गई। कुछ दिनों तक न मिलने के बाद मेरे पास उससे पूछने के लिए सवालों का ढेर जमा हो गया था। जब मैं अपना होमवर्क कर रहा था, सेलेस्ट मेरे बगल में बैठी थी। वो देख रही थी। जाहिर है उसने भी ऑनलाइन खबरें देख ली थी। वो थोड़ी चिंतित थी कि कहीं मैं परेशान तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे अच्छे मूड में देखकर उसने अपने चिंता भरे सवाल नहीं पूछे और गंभीरता से मुझे पढ़ाना शुरू कर दिया। सेलेस्ट के पढ़ाने और जाने के बाद मैं सोने से पहले काफी देर रात तक खुद रिव्यू करता रहा। अगले दिन स्कूल के बाद जैसे ही मैं स्कूल के गेट से बाहर निकला, मेगन अचानक मेरे पास आई और चिल्लाई, नेथन क्रेन, पिछली बार तुम मुझ पर चिल्लाए थे, क्या तुम्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए? उसकी आवाज काफी तेज थी और आसपास के हर किसी ने मुड़कर देखा। मैं अपनी ठंडी हंसी नहीं रोक पाया। क्या तुम्हें यकीन है कि पिछली बार तुमने ही मुझे पहले नहीं उकसाया था? मेगन बिल्कुल बेगुनाह दिख रही थी, लेकिन ऑनलाइन हर कोई तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहा था। मैंने उस पर एक नजर डाली। वैसे ऑनलाइन लोग ये भी कहते हैं कि तुम एक लेस्बियन हो। मेगन ने थके हुए स्वर में पूछा। ये किसने कहा? ये देखकर कि उसने वाकई इस पर यकीन कर लिया, मुझे मजा आया। मेगन अचानक शर्मा गई और बोली, पिछली बार तुमने मेरा नाम पूछा था, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? अगर तुम मुझसे इजहार करो तो मैं इस पर विचार करूंगी। कैसा रहेगा? मैंने उसकी परवाह नहीं की और आगे बढ़ता रहा। तभी मेरे पीछे से सेलेस्ट की आवाज आई, नेथन, मेरा इंतजार करो, चलो साथ में वापस चलते हैं। मेगन की आंखें फटी रह गईं और उसने उसे पकड़ लिया। सेलेस्ट, तुम इसे जानती हो? सेलेस्ट ने शांति से कहा। मैं उसका पीछा कर रही हूँ, आई एम परस्यूइंग हिम। मेगन तुरंत सदमे में आ गई। सेलेस्ट को भी किसी का पीछा करने की जरूरत थी। आमतौर पर क्या सेलेस्ट को बस सिर हिलाना नहीं होता था और लोग उसका बॉयफ्रेंड बनने के लिए बेताब हो जाते थे? सेलेस्ट को इतना गंभीर देखकर मेगन पूछती रही, तो तुम दोनों कहाँ तक पहुंचे हो? सेलेस्ट ने आह भरी, वो अभी मुझे पसंद नहीं करता। भले ही वो उसकी ट्यूटर थी, सेलेस्ट को लगा कि मैं शायद उसे पसंद नहीं करता। नेथन सेरेना को पसंद करता था और जहाँ तक उसकी बात थी, वो शायद सिर्फ कोई ऐसा व्यक्ति थी जिसका इस्तेमाल वो सेरेना को जलाने के लिए कर रहा था। लेकिन नेथन के साथ होना ही उसे बहुत खुश कर देता था। सेलेस्ट को ये कहते सुन मेगन अपनी नजरें मुझ पर डालने से नहीं रोक सकी। सेलेस्ट वाकई नेथन क्रेन को पसंद करती थी। हर किसी को पता होना चाहिए कि मैं सेरेना का पालतू कुत्ता हुआ करता था और सेरेना मुझे देखना तक पसंद नहीं करती थी। लेकिन अब सेलेस्ट, जो हर तरह से सेरेना से बेहतर थी, वाकई मेरे साथ जुड़ी हुई थी। सेरेना ने कुछ ही दूरी से हमारी जाती हुई आकृतियों को देखा। वो पूरी तरह से हताश दिख रही थी। ब्रैंडन और डेरेक उसके पीछे चल रहे थे, उसे सांत्वना देना चाहते थे, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करें। वे भी हताश थे। एक सेकंड पहले वे सोच रहे थे कि सेलेस्ट जैसा कोई मुझे पसंद नहीं कर सकता, और फिर पलक झपकते ही सेलेस्ट खुद आकर मुझसे बात कर रही थी। डेरेक ने गुस्से में कहा, क्या वो सेलेस्ट लड़की अंधी है? वह नेथन क्रेन को कैसे पसंद कर सकती है? क्या वो नहीं जानती कि नेथन क्रेन किस तरह का इंसान है? ब्रैंडन का चेहरा ठंडा था। ऐसा क्यों हो रहा है? नेथन क्रेन जैसा कोई न केवल वो स्पष्ट रूप से अमीर है, बल्कि वो सेलेस्ट जैसी